Okay, so hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Daniel Kamal. I am the Secretary SDGs at the Burak Association, and along with this, I am also part of the READ Resilience and Adaptation. And together, these two organizations brought to all of you a series of workshops that were focused on air pollution and how we can solve this problem of air pollution. और हम लोगों ने पिछले पूरे के पूरे अरसे के अंदर चार चीज़ों को डिस्कस किया था। हमने एयर पोल्यूशन के सोर्सेज के ऊपर बात की थी, उसके कॉजेज के ऊपर बात की थी, उसके इम्पैक्ट्स के ऊपर बात की थी, एंड उसके बाद हम लोगों ने उसके, अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ें, थोड़ा सा रिवाइज कर लें, हमने बात की थी कि कौन कौन से हमारे पास एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए या उसको मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद हम जब आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने बात की थी कि एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग हाउ वी आर डीलिंग इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी वर्ल्ड एंड व्हाट आर द लॉज और रेगुलेशंस हमारी पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जो एयर पोल्यूशन को डील कर रहे हैं, जो एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। एंड उसके अंदर भी हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास WHO की तरफ से बहुत ज़्यादा है इसके लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड अपार्ट फ्रॉम द WHO हम लोगों ने ये देखा था कि UN भी इसके अंदर आ रही है, यूनेस्को की तरफ से आ रही है हमारे पास, एंड बाकी कुछ चीज़ें थी जो हमारे पास एनर्जी की फील्ड में था, एंड हाउ एयर पोल्यूशन इज यूजुअली रिगार्डेड एज अ प्राइम फैक्टर टू रिड्यूस द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। और इसके अलावा हम लोगों ने बात की थी फोर्थ वर्कशॉप में, वो ये थी कि हिस्ट्री, एयर पोल्यूशन की हिस्ट्री क्या है, ये लफ्ज कहाँ से आया हमारे पास, एयर पोल्यूशन का जो जो वर्ड है हमारे पास है, जो हम लोग ये सुन रहे हैं, ये किस ईयर के अंदर परवान चढ़ा था, इसके ऊपर बात करना किस ईयर में, और इसकी हौसला अफजाई थी इसके ऊपर बात करने के अंदर, और फिर कब हमारे पास रेवोल्यूशन आई थी, कब हमारे पास इस चीज ने एक तरीके से अपने स्पीड अप पकड़ा था। और फिर हम लोगों ने बात की थी लास्ट बट नॉट लीस्ट कि एयर पोल्यूशन के अंदर हमारे पास इसके क्या इंटरलिंकेजेस हैं क्लाइमेट चेंज के साथ, कि वी ऑफन से एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर यूजुअली स्टडी बडीज। तो किस वजह से हमारे पास ये जो दो दोस्त हैं ये क्यों है, और फिर हम लोगों ने इनके कॉजेस, इनके आप कह लें वजूहत को देखा था कि दरअसल हमारे पास क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, हमारे पास क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन दोनों ग्लोबल वार्मिंग को कॉज कर रहे हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने के लिए क्या वजूहत है। तो उसका नतीजा ये निकला था हमारे पास कि क्लाइमेट चेंज के अंदर जो हम लोग रिलीज कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस को, और एयर पोल्यूशन के अंदर जो हम लोग रिलीज कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं हम लोग एमिशंस को। तो अब ये एमिशंस और ग्रीन हाउस गैसेस दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए। सो इसी वजह से वी फाउंड दिस इंटरलिंकेज, या आप कह रहे हैं कि हम लोग पॉइंट ढूंढ लिया था कि जो एयर पोल्यूशन को हमारे साथ रिगार्ड कर रहा था इन टर्म्स ऑफ आपके क्लाइमेट चेंज के साथ। और आज के लिए जो हमारे पास टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया था कि वो सस्टेनेबिलिटी के रिगार्डिंग है। तो द टुडेज टॉपिक इज सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, कि हाउ द वर्ल्ड शुड बी शेप्ड, या एक तरीके से हाउ द फ्यूचर सिटी शुड बी शेप्ड in order to survive, in order to protect our future generations, and also in order to cultivate ourselves, कि हम लोग किस तरीके से अपने शहरों को अच्छा बना सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली, वो सोशली और वो इन्वायरमेंटली वायबल हो, रिलायबल हो हमारे लिए और हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए। हम इस चीज़ का तस्करा करेंगे आज के दिन। और सबसे पहले हम चलते हैं, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ, जस्ट मेरे दो सवाल हैं अभी आपसे, कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू यू कितनी परसेंटेज दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो रह रही है अर्बन एरियाज के अंदर। According to you, how much in percentage the world's population is living in urban areas? And the second question from me to you is कि जब हमारे पास हाई पॉपुलेशन होगी इन एरियाज के अंदर, तो फिर इन एरियाज के अंदर हमारे पास कौन कौन से मसाइल आएंगे, कौन कौन से मसाइल जन्म लेंगे उन एरियाज के अंदर। तो मैं ये दो सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। परसेंटेज के अंदर आप मुझे रेंज बता दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू यू इज इट लाइक 40 to 50, 50 to 60, 70 to 80, 55 to 60 और 75 to 80, या एक तरीके से 65 to 70, इस तरीके से आप मुझे रेंज बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि हमारे पास कितनी परसेंट दुनिया की आबादी जो है वो अर्बन एरियाज के अंदर रह रही है। एंड अगर मैं आपको बता दूं तो राइट नाउ और population has exceeded the number of 8.1 billion. We exceeded the number of 8 billion in November 2024,
and right now the population is 8.1 billion. गाइस थोड़ा सा सोच के बता दीजिए, बेशक हम जिस तरीके से बताएंगे, इट्स जस्ट टू लर्न. सो आई वुड love to know your viewpoints on the two questions कि how much percentage it is. मिस ईशा कह रही हैं 70 to 80% just a guess, और मिस आमना कह रही हैं 60 to 70%. Okay. Apart from Miss Isha and Miss Amna, is there anyone who wants to contribute to this question? These questions. Sorry. And also, what would be the answer, what shall be the answer for the question number 2 that I asked? कि जब हमारे पास उन इलाकों के अंदर, या लेट्स सपोज किसी भी इलाके के अंदर हमारे पास ज़्यादा आबादी होगी, तो उस वजह से हमारे पास कौन-कौन से मसाइल जन्म लेंगे उस इलाके के अंदर? ओके, कोई बात नहीं, हम लोग इसको ज़िक्र करेंगे। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊँ तो अभी हमारे पास जो हालिया दौर है उसके अंदर ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो नक़ल मकानी कर रहे हैं, वो माइग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम द रूरल एरियाज़, देहाती इलाकों से शहरी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो ये समझते हैं कि शहरों के अंदर ज़्यादा वसाइल हैं, और वो एक तरीके से अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली जनरेशंस को ज़्यादा अच्छी तरीके से एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, जो कि उनको रूरल एरियाज़ पे नहीं मिलेगी। जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि पॉपुलेशन को हैंडल करने के लिए जो हमारे पास आबादी बढ़ रही है, हमारे पास जो अभी हमारे शहर हैं, वो इल इक्विप्ड हैं। उनके पास प्रॉपर्ली कोई प्लान नहीं है, उनके पास कोई प्रॉपर्ली डेवलपमेंट के हमारे पास कहने रिसोर्सेज नहीं है कि किस तरीके से वो शहर डेवलप कर सकें इस राइजिंग पॉपुलेशन की इशू को हैंडल करने के लिए। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं तो नॉर्थ अमेरिका जो हमारे पास, हमारा एक तरीके से कॉन्टिनेंट भी है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ पीपल रह रहे हैं अर्बन एरियाज के अंदर, उन नंबर ऑफ पीपल जो अर्बन एरियाज के अंदर रह रहे हैं, इट इज अराउंड, एक तरीके से 2010 के डाटा के मुकाबले में अगर हम अभी के बारे में बात करें तो 20% वो नंबर इंक्रीज हुआ है। और अभी जो मैंने आपसे सवाल किया था कि ग्लोबली हमारे पास कितने परसेंट लोग जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रह रही है अर्बन एरियाज के अंदर, तो मैं अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो इट इज 56% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अभी जो है वो रह रही है हमारे अर्बन एरियाज के अंदर। और फिर जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हमारे पास लेट्स सपोज कि अगर एक इलाके के अंदर ज्यादा पॉपुलेशन आएगी तो फिर हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम आएंगे, तो वो ये आ सकते हैं कि जो सिटी जो है हमारा वो डवेल कर जाएगा, किस तरीके से कि वो सफर करेगा पुअर एयर क्वालिटी की मद के अंदर, वो सफर करेगा पुअर वाटर क्वालिटी की मद के अंदर, उसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज आएंगे, उसके अंदर हमारे पास बाकी जो हमारे पास लेवल्स हैं एक तरीके से पोल्यूशन के, या बाकी जो टाइप्स हैं पोल्यूशन की, उनके अंदर उसकी जो रेंज है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। एक तरीके से नॉइज पोल्यूशन फैलेगा, नॉइज पोल्यूशन के अलावा हमारे पास रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकती है, हैजार्डस पोल्यूशन हो सकती है, उसके अलावा भी हमारे पास अगर देखा जाए तो फूड वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट होगा हमारे पास। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास इन्वायरमेंट की मद के अंदर, और ये सारे के सारे अल्टीमेटली एक तरीके से लीड करेंगे टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज कॉजिंग कार्बन एमिशंस, मतलब कि वो एमिशंस जो कि हैं तो कार्बन से रिलेटेड, लेकिन वो अल्टीमेटली लीड करेंगे टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज। तो ये चीजें, ये हमने एक तरीके से इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स देखें, क्या हमारे पास इकोनॉमिकली भी होगा प्रॉब्लम, इकोनॉमिकली होगा प्रॉब्लम्स, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट के ज्यादा से ज्यादा मसाइल देखने को मिलेंगे कि वहां पर चूंकि जॉब मार्केट उस तरीके से डेवलप अगर हुई नहीं होगी, तो जितने भी लोग बहुत जल्दी नकल मकानी करके आएंगे तो वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट फैलती चली जाएगी, जॉब मार्केट हमारी क्रैश कर जाएगी। जॉब मार्केट के साथ साथ एक तरीके से द रिसोर्सेज, या हमारे पास एक इकोनॉमिक्स का रूल होता है सप्लाई एंड डिमांड का, कि अगर लेट सपोज आपके पास लोग एक जगह पे ज्यादा आए हैं, अब उन लोगों को चीजें भी ज्यादा से ज्यादा खानी है, उनको चीजें भी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। जब ज्यादा लोग आए हैं तो इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो गई है। एंड पहले जो चीज एक तरीके से एक कंपनी हालिया पॉपुलेशन के लिए बना रही थी, तो उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर बन जाएगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे। अब जो पहले डिमांड यहाँ पर थी, अभी जैसे ही लाइक नए लोग आए हैं तो कंपनी को प्रेशर हुआ, कंपनी ने सप्लाई को ज्यादा इंक्रीज कर दिया, लेकिन अब इन इन्हीं लोगों के पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है।
अब आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स किए थे, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स बनाए हैं, वो खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई ले नहीं रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये हमारे पास एक रूल होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, सप्लाई एंड डिमांड का। अब अगर आप इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगर आप इकोनॉमिक्स के अंदर इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे अपने डिग्री के कोर्सेज के अंदर, क्यों? क्योंकि एचईसी ने, जो हमारे पास है हायर एजुकेशन कमीशन, उन्होंने कहा है कि मेजोरिटी जितने भी हमारे पास ये नेचुरल साइंसेज की डिग्रीज है, बायोलॉजिकल साइंसेज की या सोशल साइंसेज की डिग्रीज है, उसके अंदर इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स का कोर्स क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो उसके अंदर एक सप्लाई एंड डिमांड का ये आप लोग चीज पढ़ेंगे, और आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगी आपके प्रोफेसर के थ्रू, जो इकोनॉमिक्स प्रोफेसर होंगे। मैंने आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अब जब ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, ये सप्लाई एंड डिमांड का अगर कॉन्सेप्ट क्रैश कर जाए, तो फिर हमारे पास हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं आपके लिए इकोनॉमिकली, वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर हम बात करें सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर, तो सोशल एस्पेक्ट्स के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास चीज इफेक्ट करेगी, वो अफेक्ट करेगी हमारे बिहेवियर चेंज को। हमारे बिहेवियर चेंज होते चले जाएंगे विद इन द फैमिली, आउट ऑफ द फैमिली एज वेल, और एंड किसी स्ट्रेंजर के साथ भी हमारे बिहेवियर चेंज होते चले जाएंगे। हमारे बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट आएगा। क्यों? नया शहर है हमारे पास, नया शहर है, तो ऊपर से वी विल बी हैविंग सम लोड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वी हैव टू प्रोवाइड टू आवर फैमिलीज। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना है, जॉब मार्केट है नहीं, सो प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा। प्रेशर बिल्डअप होगा तो अल्टीमेटली इट विल एक्सप्लोड, बट वी आर नॉट श्योर दैट एट व्हाट पॉइंट एंड एट व्हाट प्लेस विल इट एक्सप्लोड। सो अल्टीमेटली आपकी सोशल लाइफ को भी एक तरीके से आहिस्ता आहिस्ता करके खराब कर देगा, एंड इट विल बी जस्ट लाइक टर्माइट, दीमक की तरह होगा कि जिस तरीके से दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, ये चीज भी आपकी प्रॉपरली पीस ऑफ माइंड को खोखला कर देगी। तो उसके लिए फिर अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमें सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को करना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग की तरफ जाना पड़ेगा, एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड। मैंने यहाँ पे माइट नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे एक तरीके से वुड नहीं लिखा, शुड नहीं लिखा, या मैंने कुड भी नहीं लिखा, मैंने लिखा मस्ट, कि लाजिम मलजूम इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। हमारे पास एक तरीके से इन लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, हमारे कोड ऑफ लैंग्वेज को या कोड ऑफ कंडक्ट को समझना पड़ेगा कि जहाँ जिन जिन सेंटेंसेस के अंदर मस्ट आ जाता है या शेल आ जाता है, तो उसके अंदर हम लोग जोर दे रहे होते हैं कि लाजिम और मलजूम अब ये काम करना ही करना है। जब हमारे पास अल्फाज आ जाते हैं कुड, शुड, वुड, माइट, मे बी, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक रूम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन द वर्ड्स लाइक मस्ट एंड शेल, वी हैव नो रूम लेफ्ट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, वी हैव टू फॉलो इट। एंड अच्छा, अब अगर हम सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग करेंगे, अगर हम सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को इतना ज्यादा कह रहे हैं कि ये लाजिम और मलजूम तौर तरीके से हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो ये करना ही क्यों पड़ेगा? इसकी क्या जरूरत पेश आती है? तो वो जरूरत पेश आती है दो मत के अंदर, एक है मैनेज, दूसरा है प्रिपेयर। लेकिन किस चीज को? वो आंसर आता है, वो ये आंसर आता है कि आपके पास जो एक भारी अमाउंट के अंदर लोग आ रहे हैं उस एरिया के अंदर, उस अर्बन एरिया के अंदर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को होना जरूरी पड़ेगा, ताकि वो एक तरीके से जितने भी लोग आ रहे हैं उस एरिया के अंदर उनको मैनेज कर सके और उनको अपने आगे आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर सके। Like they have to manage as well, they have to provide them resources, they have to make them well equipped for the challenges, क्योंकि challenges हमारे पास हर जगह पे पेश आते हैं, बट अगर आप वेल इक्विप्ड होगे तो आपको वो आपकी जो मुश्किल है वो ज्यादा बड़ी नहीं लगेगी, एंड आप उसको प्रॉपरली क्विकली टैकल आउट कर देते हो। तो ये चीज है। तो सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग जब आपके पास होगी तो आप मैनेज भी कर सकोगे, आप प्रिपेयर भी कर सकोगे। अगर लेट सपोज उस सिटी के किसी एरिया के अंदर आपके पास भारी अमाउंट के अंदर लोग आते चले जाते हैं एंड वो आके वहां पे माइग्रेट कर रहे हैं, एंड एक तरीके से अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो जो हमारे पास एक चीज नजर आती है वो आती है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ये 2016 या गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 2010 के अंदर स्टार्ट हुआ था बैरियर टाउन। पहला पहला जो इनका स्टार्ट हुआ था, आई एम नॉट श्योर कि कब स्टार्ट हुआ था। तो जब वो सोसाइटीज आई थी हमारे पास, तो तब उन्होंने ये चीज बताया था कि लाइक इन अ वेल सस्टेनेबल urban planned area, how we can properly tackle out the problem of urban, आप कह लें पॉपुलेशन को, कि किस तरीके से जब लोग माइग्रेट करते हैं तो वो किस तरीके से टैकल आउट कर सकते हैं। तो ये चीज दी थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कॉन्सेप्ट फॉलो किया था, सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया था। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलें, तो हमारे पास एक और चीज आती है कि हमारे पास सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग क्या है।
लाइक हम लोग अभी बात करें कि सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए, इसकी नीड पेश है, इसकी नीड दरकार है, इसको लाजिम और मलजूम तौर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये है क्या? सस्टेनेबिलिटी हमसे हम लोग शुरुआत करते हैं, इसके स्टार्ट करते हैं। सस्टेनेबिलिटी हमारे पास एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर लोगों की जो प्रेजेंट की नीड्स होती हैं, प्रेजेंट की हाल की जरूरियात होती हैं, उनको हम लोग एड्रेस करते हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन क्वालिटी ऑफ लाइफ। कि हम लोग हमारे जो आगे आने वाली नस्लों की जरूरियात होती है, उनकी जो जरूरियात जिंदगी होती है, हम उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब अगर हम सस्टेनेबिलिटी की एक्चुअल डेफिनेशन की मत के अंदर जाएं, इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशंस, इन टर्म्स ऑफ लॉज, चाहे वो हमारे एक तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स के लॉज हो जाए, लेकिन अब तो उनका काम नहीं है, चले छोड़ें। लेकिन एक तरीके से अगर हम उसकी इंटरनेशनल डेफिनेशन के ऊपर चलें जो यूएन कहता है, एंड एक तरीके से हमारी पाकिस्तानी हुकूमत का जो हमारे पास हमारा एक्ट है, पेपा एक्ट, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997 के अंदर जो आया था, उसके अंदर जो सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन है वो ये है कि सस्टेनेबिलिटी इज डिफाइंड एज अ कॉन्सेप्ट जिसके अंदर लोगों की जरूरियात जिंदगी जो हालिया हैं हम उनको एड्रेस करते हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फ्यूचर जनरेशंस की एबिलिटी, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते फ्यूचर जनरेशंस की एबिलिटी कि वो अपनी नीड्स को पूरा करें। वहां पर एक तरीके से उनकी एबिलिटी के ऊपर जोर दिया गया है। एंड अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहें पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो आपको वहां पे मिल जाएगा कि हाउ दे डिफाइन सस्टेनेबिलिटी। उन्होंने एबिलिटी को ज्यादा जोर दिया है रादर देन द होल सिनेरियो। उन्होंने थोड़ा सा इसके प्रॉपर्ली डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की है कि लाइक इन द फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि हमारी हालिया दौर की जरूरियात पूरी हो, लेकिन हम लोग फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय ना करें कि वो अपने लिए भी ये जरूरियात जिंदगी को हासिल कर सकें। ये चीज है जो वहाँ हमारे पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में हमें बताया गया सस्टेनेबिलिटी की रिवर्स के अंदर। और ये जो प्रैक्टिस है ये इंकरेज करती है गवर्नमेंट्स को, म्यूनिसिपल जो हमारे पास कमेटीज होती हैं उनके डिसीजन मेकर्स को, कि वो एक तरीके से कंसीडर करें कि किस तरीके से फ्यूचर जनरेशन्स को और प्रेजेंट जनरेशन्स दोनों को प्रोग्रेस करवाना है इक्वली, ताकि हमारे पास कोई मसाइल इरेज ना हो, रेज ना हो, एंड हम लोग अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर सकें इन्वायरमेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली। और ये वो किस तरीके से करते हैं? न्यू कम्युनिटीज बनाकर। फिर हमारे पास अगर एक और चीज मैं बताऊं तो सस्टेनेबल सिटीज का ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, सस्टेनेबल अर्बन एरियाज की जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये डिजाइन इस तरीके से होता है कि हमारे पास एक तो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हों, और लॉन्ग टर्म इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स के साथ हमारे पास सोशल इम्पैक्ट्स भी हों। इकोनॉमिकली वो ज्यादा देखते नहीं है, क्यों? क्योंकि वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा होंगे, सोशल इम्पैक्ट ज्यादा होंगे, तो इकोनॉमिकली भी हम लोग उस तरीके से खुद ब खुद उस चीज के अंदर, उस सेक्टर के अंदर स्ट्रांग होते चले जाएंगे, ताकि एक तरीके से अल्टीमेटली जो सिटीजन है हमारे, वो हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंजॉय करें, अगर हमारे पास पॉपुलेशन बढ़ती ही क्यों ना चली जाए। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल सिटीज का, ये एक तरीके से पूरे 180 डिग्री के ऊपर है, ऑपोजिट है टू द पुअरली डिजाइंड अर्बन एरियाज। अगर मैं आपसे ये कहूँ तो हमारे पास लेट सपोज जो हमारे पास हमारी स्लम एरियाज होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो जाए, चाहे वो इंडिया हो जाए, चाहे वो हमारे पास श्रीलंका हो जाए, चाहे वो हमारे पास आपके जितने भी डेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड कंट्रीज हैं या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो आपके स्लम एरियाज होते हैं वो कितने ज्यादा पुअरली डिजाइंड अर्बन एरियाज होते हैं, या एक तरीके से वो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज होते हैं। या इवन आपके मैं आपको ये बताऊं तो हमारे पास बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा तंग गलियां हैं। इन तंग गलियों के अंदर एक तरीके से प्रॉपरली निज़ाम नहीं है वेस्ट मैनेजमेंट का, वहाँ पे प्रॉपरली हेल्थ के निज़ाम अच्छा नहीं है, हेल्थ के साथ साथ वहाँ पे आपका वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम अच्छा सही नहीं है, एयर क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, आपकी सोशल लाइफ भी एक तरीके से प्रॉपरली खराब हुई होती है, एंड यू फेस लोड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एज कम्पेयर टू द सस्टेनेबल एरियाज। तो इसी वजह से जो सस्टेनेबल सिटीज का कॉन्सेप्ट है वो इसके बिल्कुल मुतरादिफ है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और मुतजाद है, सॉरी, मुतजाद। अब अगर हम आगे चलें तो इसके अंदर ये है कि जब ये हमारे पास एक और सवाल आता है, वो ये कि अर्बन प्लानिंग किस तरीके से कम्युनिटी को बेनिफिट करेगी। एक मिनट ले लें, अकॉर्डिंग टू यू, आई जस्ट वांट टू नो, देन वी विल आंसर एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन।
कि हाउ अर्बन प्लानिंग बेनिफिट्स द कम्युनिटी, क्योंकि अभी हमने बात की कि कम्युनिटी को देखना चाहिए कि दे शुड फोकस मोर, दे शुड गिव मोर। तो अकॉर्डिंग टू यू कि कम्युनिटीज को ये अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट किस तरीके से उनके लिए बेनिफिट करेगा? हमने कुछ चीजों की बात की। आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, फिर हम इसके ऊपर भी बात करते हैं। If anyone wants to talk, they can talk. I would highly encourage all of you, or even you can just type in the chat box. According to you, हमारे पास अर्बन प्लानिंग किस तरीके से हमारी कम्युनिटीज को फायदा पहुंचाएगी? It could be some words answer, it could be a paragraph. I just want to know from your point of view. Nisisha कह रही हैं कि communities will thrive by improving health, environmental and social impacts, and it will be psychologically positive for the community. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप Miss Isha. And apart from Miss Isha, is there anyone who wants to contribute to this question? आप लोग जरूर लिखिएगा, और मैं आपसे आपका जवाब जानने के लिए जरूर इंतजार करूंगा आपके जवाब को देखने के लिए चैट बॉक्स के अंदर। तो अगर हम इसका वैसे आंसर करना चाहें आम अल्फाज के अंदर, मिस मोहम्मद कह रही है urban planning benefits the community by making cities organized, safe and easier to live in. It improves road, housing, transportation, public services, hence reducing the traffic and pollution, and provides park and public spaces. Overall, it helps people save time, live healthier lives, and improves the quality of life for everyone. In short, एक तरीके से वही है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को आपने बेहतरीन बनाना है, बेहतरीन बनाने के लिए आप अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ करवाते हैं अपनी सोसाइटीज के अंदर, उनकी कम्युनिटीज के अंदर। एक और जिसका आंसर है एक तरीके से वही है कि आप इन्वायरमेंटल इश्यूज से सेफ हो जाते हो, आप पुअर एयर क्वालिटी से, पुअर वाटर क्वालिटी क्वालिटी से सेव हो जाते हो, जो आपकी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अल्टीमेटली ये कि आपकी जो एज स्पैन है, आपका जो लाइफ स्पैन है, आपको वो रिड्यूस नहीं करेगा, बल्कि वो उसको अल्टीमेटली एक्सटेंड करेगा, आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के जराए फराहम करेगा। एंड एक तरीके से फिर ये भी है कि हमारे पास वी मोस्टली विल गेट मोर कनेक्टेड टू नेचर। हम लोग नेचर के साथ कनेक्ट होने के साथ साथ हम एनर्जी सेक्टर के अंदर मोर और लेस हम लोग प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी को, चाहे वो ग्रेटर अमाउंट्स के अंदर हो एज कम्पेयर टू द टोटल एनर्जी कंजम्पशन। लाइक हमारा जो प्रोडक्शन होगा एनर्जी का वो इधर होगा, और हमारी जो यूजेज होगी एनर्जी की वो इतनी होगी, अगर हम लोग सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को मुतारिफ करवा लें। क्योंकि सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के अंदर हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, उसमें ये भी आता है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। एंड इसको अगर हम बात करूँ तो इसकी जो प्राइम एग्जांपल है वो ये है कि जर्मनी के अंदर लोगों ने अपने होम्स के ऊपर सोलर पावर पैनल्स लगा दिए। उनकी जो घरों की छतें हैं वो प्रॉपर्ली सोलर पैनल से आप कह लें इक्विप्ड है, जिसकी वजह से अब चूंकि उनकी जो घरों की छतें हैं वो प्रॉपर्ली सोलर पावर पैनल्स की थ्रू इक्विप्ड है, तो ये कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू देयर टोटल एनर्जी कंजम्पशन। तो इसका एक फायदा ये भी है। उसके बाद फिर अगर मैं आगे बात करूं तो जितने भी वहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं जर्मनी के उस टाउन के अंदर, उसका जो नाम है उस टाउन का वो है वॉबन, VAUBAN। तो वहाँ पे वो जो रेजिडेंट्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि आइदर वो वॉक करें या वो साइकिलिंग करें, और उनके लिए प्रॉपरली डेजिग्नेटेड पाथ्स हैं। उनकी जो स्ट्रीट्स हैं, उनका जो स्ट्रीट्स का नेटवर्क है वो ये है कि दीज स्ट्रीट्स आर वेल कनेक्टेड विद ईच अदर। उनका एक प्रॉपरली आपके लिए मैपिंग आउट हुई होती है। एंड ये फिर जो हमारे पास प्रैक्टिस है ये इम्प्रूव करती है हम वहाँ पे वहाँ के रहने वाले लोगों की लिविंग कंडीशंस को, जो अल्टीमेटली शेप करता है फ्यूचर सिटीजन्स के नेबरहुड के लिए कि उनका भी नेबरहुड किस तरीके से होना चाहिए।
और इस टेक्निक्स को जो हम लोग नाम देते हैं अर्बन प्लानिंग की टेक्निक्स को, इसका नाम जो है वो ये होता है, यहाँ फ्यूज्ड ग्रिड कहते हैं हम इस टेक्निक को, या हम कहते हैं फिल्टर्ड परमिएबिलिटी। और ये जो अर्बन प्लानिंग की टर्म है ये रेफर करती है एक ऐसे टाउन को जो डिजाइन हुआ था कनेक्टेड स्ट्रीट्स के ऊपर पूरे के पूरे शहर के अंदर। और इसका जो आप कह लें कनेक्टेड स्ट्रीट्स का निज़ाम होता है वो होता है आइदर पेडिस्ट्रियन राहों की वजह से या फिर एक तरीके से मल्टीपल बाइक पाथ्स की वजह से। और ये हमारे पास एक जर्मनी के हमारे पास वो जो वॉबन शहर है उसने हमें इसकी एग्जांपल दे दी थी कि हाउ दे यूजुअली मेड दिस ट्रू फॉर देयर कम्युनिटी। ओके, सो मिस एमन कहती हैं कि urban planning affects communities by shaping access to housing, jobs, transport, green spaces, and services, directly influencing quality of life, health, safety, and social connections. Urban planning helps to protect natural resources like rivers, forests, and air quality. अच्छा, अभी मैंने अभी जो सेफ्टी का कॉन्सेप्ट था ये मेरे पॉइंट मेरे व्यू में नहीं था, मेरे से निकला हुआ था मेरे जहन से। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो सेफ्टी को भी बहुत ज्यादा इसमें इसके अंदर आपके लिए प्लस पॉइंट है। अगर मैं ये कहूँ तो अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेट्स सपोज, तो राइट नाउ इट इज नॉट सेफ लाइक फॉर आई गेस हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान कि वो रात को 2 बजे या 3 बजे बाहर निकले अकेले, चाहे वो साइकिलिंग कर रहे हो या चाहे वो पैदल निकले हो या चाहे वो इवन गाड़ियों पे हो। रादर देन दिस, अगर मैं चाइना की एग्जांपल लूं तो यहाँ पर दे आर फीलिंग वेरी सेफ एंड कॉन्फिडेंट to even walk freely at 2 a.m., 3 a.m. और इवन 3:30 या सुबह के 5 बजे तक। एंड ये मैं अभी लेडीज की एग्जांपल दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया हुआ है एंड दे आर लाइक मोर फोकस्ड ऑन टू गिव देयर पीपल द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अ गुड हेल्थ एंड सेफ्टी, सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो ये चीज़ है जो कि हमें अपनी कम्युनिटी को देनी है अल्टीमेटली, ताकि हम सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें एंड हमारे पास हमारा जो कंट्री है वो इकोनॉमिकली, सोशली और इन्वायरमेंटली प्रॉस्पर कर सके। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास एक की मैसेज आता है, हमारे पास एक की मैसेज आता है। की मैसेज से मुराद ये होता है कि लाइक देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू टेल टू आवर नेशंस, दैट वी नीड टू फोकस, कि विदाउट दिस वी विल नॉट बी थ्राइविंग and without this we might as well, आप कह सकते हैं कि lose our focus, lose our charm, and we might not thrive in that sector। और इसके अंदर फिर हमारे पास डिफरेंट चीजें आ जाती हैं, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले जो आता है वो ये आता है कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर एन इकोनॉमिकली साउंड एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल अलोंगसाइड इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल फ्यूचर। क्या कहते हैं वो? ये कहते हैं कि अगर हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का तस्करा करेंगे वो एसेंशियल इसलिए होती है, वो अहम इसलिए होती है कि इकोनॉमिकली आपको सेफ फील करवाए, सोशली आपको रिस्पॉन्सिबल फील करवाए, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इन्वायरमेंटल एतबार से आपको सस्टेनेबल फ्यूचर दे सके। इसलिए हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को अहम ठहराते हैं। और कंट्रीज के लिए सिटीज जितने भी हमारे पास अर्बन सिटीज हैं उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि मोस्टली अर्बन सिटीज के अंदर 70% जो ग्लोबल एनर्जी एमिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड, वो सारी की सारी इन सिटीज से आ रही है। और सिटीज ही जो हमारे पास वो वाहिद सोर्सेज हैं जो अल्टीमेटली 50% से ज्यादा अप्रोक्सीमेटली ग्लोबल वेस्ट को जनरेट कर रहे होते हैं। एंड सिटीज आर वेल होम टू नियरली मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था 56% है। और जब हमारे पास ग्लोबल पॉपुलेशन के अंदर बढ़ता जाएगा उनका शेयर, वो उनकी एक तरीके से नंबर बढ़ता चला जाएगा, तो हमारे पास एक तरीके से हमारे सिटीज का इम्पैक्ट जो होगा हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर वो भी बढ़ता चला जाएगा। हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारी वल्नरेबिलिटी है, जिसे हम लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कहते हैं सिटीज की, या वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है वो भी बढ़ता चला जाएगा टुवर्ड्स द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो कि इंटेंसिटी के एतबार से, फ्रीक्वेंसी के एतबार से, मैग्नीट्यूड के एतबार से बढ़ते चले जाएंगे।
और वो बहुत ज्यादा कॉमन होते चले जाएंगे, कि वो एक तरीके से उनका जो ऑकरेंस का स्पैन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो उसका एरिया है, एक तरीके से उस एक्सट्रीम वेदर इवेंट का वो बढ़ता चला जाएगा। और ये चीज अल्टीमेटली बढ़ती चली जाएगी अगर हम लोगों ने कोई एक्शन ना लिया, सिग्निफिकेंट एक्शन ना लिया। हमारे पास जितनी भी सिटीज हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो कंक्रीट सॉल्यूशंस दे रहे हैं, किस चीज के लिए, कि वो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सकें, और वो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर जो हमारे पास इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, किसकी वजह से, हमारे अपनी वजह से, हम उनको मिनिमाइज कर सकें। और सिटीज ये कह रही होते हैं कि हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को सस्टेनेबिलिटी की मद के अंदर, सस्टेनेबिलिटी की फील्ड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन टारगेट्स की मद के अंदर। अभी हम लोग अगर रिडक्शन टारगेट्स की बात करूं, तो मैंने वो पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस की वर्कशॉप में बात कर ली थी। रिडक्शन टारगेट्स, हर कंट्री के पास अपनी एक एनडीसी रिपोर्ट होती है, जिसके अंदर दे यूजुअली सेट देयर टारगेट्स की उन्होंने 5 साल के अंदर इतना ज्यादा रिड्यूस करना है CO2 को। तो हर कंट्री की अपनी रिडक्शन टारगेट लिमिट है, एंड हर कंट्री के अंदर सिटीज डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं कि उन्होंने किस बंदे को इस चीज की जिम्मेदारी देनी है, लाइक बेसिकली द MNA एंड द MPs, जो कि उनके सिटी को सस्टेनेबल बनाएंगे, पाकिस्तान के बारे में आपको बता रहा हूँ, या फिर CO2 रिडक्शन टारगेट्स के लिए उनको कंट्रोल में लाएंगे। और फिर अगर हम बात करें, तो यही जो सिटीज होती हैं, या जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है, ये क्लोज कॉन्टेक्ट के अंदर होती है हमारे सिटीजन्स के साथ, हमारे बिजनेस सेक्टर के लोगों के साथ, और इनको एक तरीके से लोकल कंडीशंस का ज्यादा पता होता है, और ये इन्वायरमेंटल एरियाज के अंदर ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से इन्वायरमेंटल एरियाज हो सकते हैं? स्पेशियस प्लानिंग, लाइक प्रॉपरली प्लान तरीके से जो हमारे पास डेवलपमेंट एरियाज बन रहे होते हैं उसके थ्रू। दूसरा, आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर अपग्रेडेशन देखने को मिलती है आपको। आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो पहले एक तरीके से बोसीदा इमारतें होती हैं जो खराब हो रही होती हैं, उनको वो प्रॉपरली रेनोवेट कर रहे होते हैं। आपका वेस्ट मैनेज हो रहा होता है, और आपकी जो वाटर सर्विसेज होती है, जो properly एक तरीके से इल क्वालिटी वाटर था, आपका बैड क्वालिटी वाटर था, आपकी जो वाटर क्वालिटी सर्विसेज होती हैं वो अच्छी होने स्टार्ट हो जाती हैं। अब उसके लिए एक तरीके से, अब अगर हम आगे बढ़े, तो हमारे पास एक और चीज आती है। अगर मैं आपको OECD के बारे में बताऊं, तो OECD इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसके अंदर जो हमारे पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, 60% पब्लिक इन्वेस्टमेंट वो हो रही होती है सब नेशनल लेवल के ऊपर, जिसके अंदर लाइक एक तरीके से वो चैनलाइज्ड हो रही होती है, आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर ज्यादा हो रही होती है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर जब आपके पास पब्लिक इन्वेस्टमेंट 60% होगी, तो वो अल्टीमेटली आपके शहरों को, आपके सिटीज को ग्रीन बनाएंगे, एंड उनका काम ये होता है अल्टीमेटली कि वो रिजिलियंट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को कंट्रीब्यूट करे। और OECD सपोर्ट करता है एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग को। एंड OECD ये कहता है कि अगर हमारे पास पॉलिसी मेकिंग के अंदर एविडेंसेस आ रही हैं, तो हम लोग चाहेंगे टुवर्ड्स द जीरो कार्बन ट्रांजिशन, जिसके अंदर हम लोग एक तरीके से कार्बन एमिशन को 0% के ऊपर इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर रहे होंगे। एंड जो भी कार्बन एमिशन रिलीज, लाइक हम अगर हम लोग लेट्स सपोज रिलीज कर रहे होंगे, तो वो अल्टीमेटली किसी ना किसी रिएक्शन के अंदर, या किसी ना किसी इंडस्ट्री के अंदर बाय एक तरीके से दोबारा से रिएक्टेंट के तौर पे आएगा, और वो एक नया प्रोडक्ट बनाएगा। ये OECD एक तरीके से उनका एक अल्टीमेट गोल है, एंड वो ये इसके लिए पॉलिसी मेकिंग वगैरह भी कर रही है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो हमारे पास आता है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग विद द SDG 11। अगर मैं आपको बताऊं, तो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs, यूनाइटेड नेशंस ने मुताबिक करवाए थे 2015 के अंदर। हमारे पास 17 अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, सॉरी SDGs है। और उन SDGs में से जो SDG 11 है, वो हमारे पास सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटी के ऊपर है। तो इसके अंदर जो SDG 11 का हार्ट है, जो SDG 11 का दिल है, वो है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, जो फोकस करता है कि सिटीज और आपकी जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है, वो इंक्लूसिव हो सकें, वो सेफ हो, वो रिजिलियंट हो, और वो सस्टेनेबल हो। और OECD की कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान भी OECD कम्युनिटी का मेंबर है। बहुत सारी लोकल मेंबर्स या लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं जो पॉलिसीज को, या पॉलिसीज की मद के अंदर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को उसका सेंटर बनाती है अपनी पॉलिसीज का।
एंड वो ये कहती हैं कि अगर हमने फॉर एग्जांपल वाटर की रिगार्डिंग में पॉलिसी बनानी है, हाउसिंग सेक्टर के अंदर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर या क्लाइमेट चेंज के अंदर कोई पॉलिसी बनानी है, तो हम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को फोकस रखेंगे एट द सेंटर, एंड देन हम उसके लाइक उसके इर्द गिर्द, उसके सराउंडिंग के अंदर हम लोग बाकी चीजों को बारी बारी बात करेंगे, लेकिन हमारा जो दिल होगा उस पॉलिसी का, तो वो होगा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। एंड वही फिर जो हमारे पास 55% इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, वो इसी वजह से, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की वजह से आ रही होती है। और फिर जो हमारे पास ये एसडीजीज के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जब हम लोग इन को यूज कर रहे होते हैं, तो ये हमारे जो सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की पॉलिसीज होती हैं उनको रीशेप कर रहे होते हैं। किस तरीके से कि हमारे पास फिर बहुत सारी नई चीजें आ रही होती हैं। हमारे पास जो पहले पुरानी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, हम उनको दोबारा से रीओरिएंट करते हैं, उनको दोबारा से मॉडिफाई करते हैं। हमारे पास दोबारा से प्लेस बेस्ड प्रायोरिटीज आती हैं, मतलब कि हर जगह के को मद्देनजर रखते हुए हर जगह की प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जांपल कि लाहौर या इस्लामाबाद के इस सेक्टर के अंदर इस वेस्ट की प्रॉब्लम है, तो वेस्ट मैनेजमेंट को सबसे पहले प्रायोरिटी बनाओ। इस्लामाबाद के इस सेक्टर के अंदर वाटर क्वालिटी की ऊपर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इस वाटर क्वालिटी को बेहतर करने के लिए इसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। लाहौर के अंदर इस एरिया के अंदर वेस्ट का प्रॉब्लम है, लाहौर के इस एरिया के अंदर कुछ और प्रॉब्लम है, कराची के इस एरिया के अंदर हमारे पास सीवरेज का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हमारे पास प्लेस बेस्ड प्रायोरिटीज होनी चाहिए, और वो एसडीजी 11 के थ्रू, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के थ्रू हमें पता चल रहा होता है कि किस तरीके से वी कैन आइडेंटिफाई द प्लेस बेस्ड प्रायोरिटीज। और फिर हम लोग शेप भी कर रहे होते हैं न्यू वंस, मतलब कि नए प्लान्स को शेप कर रहे होते हैं, नई पॉलिसीज को, स्ट्रेटजीज को बना रहे होते हैं, जिनका काम सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा होता है। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि हमारे पास ये हमें मदद फराहम कर रही होती है कि हम लोग फॉस्टर कर सकें वर्टिकल कोऑर्डिनेशन को। वर्टिकल कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि सॉरी, कि हमारे पास जो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट, लोकल के बाद आपका जो आता है ये प्रोविंशियल गालिबन, यस, लोकल गवर्नमेंट, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर प्रोविंशियल से नेशनल गवर्नमेंट, ये आपका एक वर्टिकल कोऑर्डिनेशन है। तो इसके अंदर हम लोग प्रमोट करते हैं साइनर्जीज को, ताकि हम लोग ओवरकम कर सकें साइलोज को और फ्रेगमेंटेशन को। अब क्या साइलोज क्या है और फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो ये हमारे पास सस्टेनेबिलिटी के अंदर एक एरिया आता है, जिसके अंदर अगर मैं आपको वैसे बताऊं मेटाफोरिकली, जिसका मतलब होता है वो ये होता है कि साइलोज रेफर हो रहे होते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को, और ये सिंपलाइज कर रहे होते हैं आइसोलेटेड स्टोरेज को, लाइक एक तरीके से एक अलग जगह पे स्टोरेज, बहुत ही दूर, एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स। और फ्रेगमेंटेशन को हम लोग इस तरीके से लेते हैं एज पार्ट ऑफ द ब्रोकन पीस। और साइलोज और फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग शेयर्ड गोल की तरफ स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं। हमें स्लो प्रोग्रेस नहीं दिखानी, हमें शेयर्ड गोल्स की तरफ फास्ट प्रोग्रेस दिखानी है। तो हमें इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए वर्टिकल कोऑर्डिनेशन के ऊपर फोकस करना होता है, जो कि ये चीज हमें दे रही है। और फिर एक तरीके से हमारे पास इसके बाद हमारे पास जो ओईसीडी है, वो ओईसीडी हमारे पास वर्क कर रहा होता है एसडीजीज के अप्रोच के अंदर। एंड ओईसीडी फिर ये कहता है कि एसडीजी 11 के टारगेट्स को अचीव करने के लिए ओईसीडी इज वर्किंग इन अराउंड 11% ऑफ द रीजन जहां पे ओईसीडी ऑपरेट कर रहा है, और 17% ऑफ द सिटीज उन रीजन्स के अंदर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर। ये चीज है जो मैंने आपको बतानी थी रिगार्डिंग ओईसीडी, रिगार्डिंग द एसडीजी टू 11। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, तो हमारे पास आता है कि कम्युनिटीज क्रिएटिंग सस्टेनेबल अर्बन एरियाज। अभी हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से अर्बन एरियाज जो है वो बेनिफिट कर सकते हैं कम्युनिटीज को। अब एक सवाल आता है कि कम्युनिटीज किस तरीके से एक अर्बन आपका इस एरिया को बना सकते हैं। सो अब हमारे पास अगर सवाल है, तो उसका जवाब ये है कि सस्टेनेबल अर्बन कम्युनिटीज एक तरीके से लिंक होती हैं कि वो फैसिलिटेट कर सकें इम्प्रूवमेंट को लोगों के दरमियान में, इकोनॉमी के अंदर और आपके इन्वायरमेंट के अंदर। और इसी वजह से आपकी जो कम्युनिटीज होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो कंसल्ट कर रहे होते हैं प्रोफेशनल लोगों के साथ, जिनके पास हायर बैकग्राउंड है एजुकेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर, जो डिजाइन कर सकते हैं अर्बन सॉल्यूशंस को। और ये प्रोफेशनल जो होते हैं, उनके पास इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इशूज की थॉरो अंडरस्टैंडिंग होती है, ताकि जब वो सॉल्यूशंस बनाएं तो वो इनोवेशन लेकर आए और वो इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें एट द सेम टाइम। और आपकी जो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स होते हैं इस मत के अंदर, वो एक ह्यूज रोल को प्ले कर रहे होते हैं सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के एरियाज के अंदर।
क्यों? क्योंकि एक तरीके से उनके पास कैपेसिटी है सस्टेनेबल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जो एकोमोडेट कर सकें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, कंसीडर करें इन्वायरमेंटल इश्यूज को, और एक तरीके से मैनेज कर सकें रिस्क को, अगर उस एरिया के अंदर कोई रिस्क आता है, खुदा ना खास्ता। और इसी वजह से कहते हैं कि नंबर वन जो हमारे पास सोल्यूशन है वो है वर्क विद अर्बन डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स। फिर आता है हमारे पास कि बहुत सारे, जब हम लोग इन प्रोफेशनल्स की मदद लेंगे तो जो लीडर्स हैं वो क्रिएट करते हैं या डेवलप करते हैं अर्बन कम्युनिटीज को, जहाँ पे हमारे पास ज्यादा ग्रीन स्पेसेस होती हैं, एंड जिसकी वजह से अल्टीमेटली अर्बन फॉरेस्ट बनते हैं। एंड अर्बन फॉरेस्ट जो है वो फिर रिजिलियंस बनाते हैं उन सिटीज के अंदर। क्यों? क्योंकि वो अर्बन फॉरेस्ट जो होते हैं वो सोकअप करते हैं फ्लड का वाटर, मतलब कि सैलाबी पानी को वो अपने अंदर जज़ब कर लेंगे, और वो क्लाइमेट चेंज से भी लड़ने के लिए हमें मदद प्रोवाइड करते हैं, कि हमारे वो टेम्परेचर को रिड्यूस कर देंगे अल्टीमेटली। कैलिफोर्निया के अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कैलिफोर्निया ने पिछले पूरे पूरे डेकेड्स के अंदर 25 सालों के अंदर दरख्त लगाना स्टार्ट किए थे। एंड उनका ये नतीजा था कि 2022 या 2023 के अंदर गालिबन ये खबर निकली थी कि कैलिफोर्निया की जो हमारे पास पूरी पूरी रियासत है उसके अंदर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिड्यूस हुआ था, क्योंकि उन्होंने पिछले 25 सालों के अंदर दरख्त लगाना स्टार्ट कर दिए थे और दरख्त लगाए थे। तो ये नतीजा है कि हाउ इफ वी फोकस ऑन अर्बन फॉरेस्ट वी कैन कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। और फिर जब हमारे पास हमारे जो नेबरहुड्स के अंदर जो कि ये बड़ी बड़ी बहुत सी इमारतें होती हैं कंक्रीट की बनी हुई, वहाँ पे ग्रीन स्पेसेस होंगी, तो वो हमारे अर्बन एयर क्वालिटी और वाटर क्वालिटी को अच्छा कर देगी ओवरऑल। एक कूलिंग इफेक्ट हमें देगा रादर देन द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अब अगर मैं आपको यूएचआई के बारे में बताऊं, जिसकी जो फुल फॉर्म है वो है अर्बन हीट आइलैंड, तो हमारे पास एक ऐसा इफेक्ट होता है कि हमारे पास जब ये सारी की सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन जाती हैं एक एरिया के अंदर, एंड जब हमारे पास कोई ये फॉरेस्ट वगैरह नहीं होते, तो इन बड़ी बड़ी इमारतों की वजह से जो बन जाती है हमारे पास, वी डू नॉट हैव एनफ, आप कह लें, डिजायर्ड हाइट, जिसके ऊपर जा या जिसके थ्रू हमारे पास जितने भी हम लोग एमिशंस जनरेट कर रहे होते हैं वो हवा के ऊपर जाके सर्टेन लेवल के ऊपर दे कैन मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट डिस्टेंस। अब जब हमारे पास ये बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी तो हमारे पास फ्लो नहीं होगी एक तो विंड की, और जब हमारे पास विंड की फ्लो नहीं होगी तो हमारे पास ये एमिशंस उसी पूरे के पूरे एरिया को के अंदर एक डोम की शेप ले लेंगे। अब जब हमारे पास ये एमिशंस जो है जो एक डोम की शेप ले लेंगे, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे पोल्यूशन होगी, वहां पे हेल्स का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, वहां पे फोटोकेमिकल स्मोक देखने को मिलेगी, वहां पे आपके पास ज्यादा हीट स्टोर होगी, एंड वहां का टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग्स बहुत ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे विंड मूवमेंट नहीं है, विंड फ्लो नहीं है, आपने जो जंगलात थे पहले वो काट दिए थे, तो अब उसका फायदा नहीं है। एंड जब हमारे पास ये चीजें प्रॉपरली हल होंगी तो वो इस तरीके से हल होती हैं कि अगर हम लोग वर्टिकल बिल्डिंग्स के ऊपर, ट्रेन ट्रैक्स के ऊपर, या इवन जो हमारे पास हमारी लाइक मसाजिद होती हैं, बाकी अगर हम बात करें चर्चिज के अंदर, मंदिरों के अंदर, आपकी बुद्धिस्ट के ऊपर, अगर हम वहाँ पे प्लांट्स को लगाना स्टार्ट करते हैं तब जाकर हमारे पास ये प्रॉब्लम्स विद इन अ डेकेड सॉल्व हो सकती है। इट्स कम्प्लीटली सॉल्वेबल, इट्स नॉट अ बिग डील। और जो लास्ट बात करते हैं वो ये करते हैं कि वी हैव टू मेक वे फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कि हमारे पास जो म्यूनिसिपैलिटी अर्बन प्लानर्स होते हैं उनको ये चाहिए कि वो इम्प्रूव कर सकें सिटी के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क को, ताकि वो इम्प्रूव करें अल्टीमेटली सस्टेनेबिलिटी को। जब हमारे पास हमारी जो रोड का सिस्टम है वो पूरी डिजाइन होगा, हमें पता नहीं है कि हम लोगों ने चलो ठीक है 3 लेन्स बना ली हैं, लेकिन वो लेन्स जो 3 लेन्स हैं उनमें से कौन सी साइकिल की लेन है, कौन सी बस की लेन है, एंड कौन सी हमारे पास हैवी व्हीकल्स हैं, कौन सी लाइट ट्रैफिक व्हीकल्स की हमारे पास लेन है। जब हमें उनका पता नहीं है तो हमारे पास सॉरी एक्सीडेंट्स ज्यादा होंगे, हमारी हेल्थ इफेक्ट होगी अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि हमारे पास एमिशंस बहुत ज्यादा होंगे, लोग अपने प्राइवेट व्हीकल्स के अंदर चलेंगे। सो वी हैव टू मेक अ प्रॉपरली, क्या कहते हैं उसे, वेल डिजाइंड रोड नेटवर्क्स, एंड वो आते हैं हमारे पास सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। एंड जब हमारे पास सस्टेनेबल रोड नेटवर्क्स होंगे तो ये अलाउ करेंगे आपकी पब्लिक को और आपकी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स को एक साथ चलने का, एक साइमल्टेनियस मैनर के अंदर, ताकि हमारे पास पाथवेज भी हों, फॉर एग्जांपल पेडिस्ट्रियंस के लिए, राहगीरों के लिए, पेडिस्ट्रियंस के अलावा साइकिलिस्ट के लिए, और हमारे पास फिर मास सस्टेनेबल पब्लिक ट्रांजिट जो हमारे पास होती है, फॉर एग्जांपल आपकी हाइब्रिड बसेस होती हैं, आपकी इलेक्ट्रिक बसेस होती हैं, या इवन आपके जो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं, जो कि पाकिस्तान में तो सैडली है नहीं, बाकी आप कहने यूरोपियन कंट्रीज में ज्यादा होती हैं, तो उनके लिए भी आप लेन्स मुताबिक करवाएं।
एंड इससे हमारे पास क्या इंप्रूव होता है या ये हमें क्या प्रमोट करता है, इससे हमारे पास प्रमोशन जो होती है वो होती है हमारी जो ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं उनकी हेल्थ इंप्रूव होती है, सेफ्टी उनको मिलती है। क्यों? क्योंकि ट्रेवलिंग के अंदर जब वो एक किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेट्स सपोज इस्तेमाल करेंगे, ना तो उन्हें कोई खतरा होगा एक्सीडेंट का, या अगर वो साइकिलिंग लेन में जा रहे होंगे तो उनको पता है कि हाँ भाई ये लेन के अंदर जस्ट साइकिल्स आएंगी, इसके अंदर नो बसेस, नो अदर प्राइवेट व्हीकल्स। तो जब हमारे पास प्रॉपर्ली लेन्स डेजिग्नेटेड होंगी तो देन वी कैन मूव मोर फ्रीली विद अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और हमारे पास हमारा जो प्रोडक्टिविटी मैकेनिज्म है वो कूप अप होगा, वो और ज्यादा इवॉल्व करेगा एंड वो अपग्रेड होगा, एंड वी विल बी एबल टू फोकस मोर ऑन आवर डेली टास्क्स। और अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान के अंदर मैं अगर मैं देख रहा होता हूँ, आई हैव सम सीनियर्स जो कि एक तरीके से उन्होंने लाहौर के अंदर साइकिलिंग की चीजें मुताबिक करवाई हुई है, लाइक दे रियली ऑर्गेनाइज साइकिल, मास साइकिल, क्या कहते हैं उसको, मास साइकिल ट्रिप्स पूरे लाहौर के अंदर, लाइक फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो जाना होता है, उनका मेरे ख्याल से 20 to 25 साइकिल किलोमीटर का ट्रैक होता है। लेकिन सैडली लाहौर के अंदर वो प्रॉपर्ली साइकिलिंग की लेन नहीं है। अब लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास एक साइकिलिस्ट है एंड वो आराम से लाइक ही और शी इज न्यू टू दिस ट्रिप, but he or she can feel confused due to the traffic in Lahore, so he or she can get indulged into a road accident ना खुदा ना खास्ता, तो इस वजह से उनकी हेल्थ पे नुकसान होगा। जब हमारे पास एक प्रॉपर्ली साइकिलिंग लेन होगी तो हमें पता है कि हमारी साइकिलिंग लेन है, वी विल बी मूविंग इन दिस लेन एंड दिस इज अल्टीमेटली द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस। तो हम लोग इसको आगे इसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। चाइना के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, एक चीज इनकी मजे की है जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखी हुई है, इनकी यूनिवर्सिटी मेरी डॉर्मेट्री से यूनिवर्सिटी तक एंड इवन लाइक मेरी यूनिवर्सिटी से आगे भी जो इनके मेन रोड तक आते हैं, यहाँ पे इन्होंने लाइक लेन्स बनाई हुई है। लेन से बना दिया है कि ये हमारे पास पेडिस्ट्रियन लेन है एंड पेडिस्ट्रियन लेन के साथ ये हमारे पास जो दूसरी लेन है उसके अंदर आपके पास आपकी इलेक्ट्रिक बाइक्स चल सकती हैं, आपकी स्कूटीज चल सकती हैं, एंड इन ईवी बाइक्स को या इन एक तरीके से स्कूटीज को अलाउ नहीं होता कि वो पेडिस्ट्रियन लेन के अंदर आए। हाँ वो तब वैसे आ सकते हैं जब एक तरीके से हम उस रोड के ऊपर या बहुत दूर से अगर कोई हमारे पास पेडिस्ट्रियन आ रहा है, अदरवाइज दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द पेडिस्ट्रियन लेन। एंड हमारे पास ये जो चाइनीज लोग हैं, हमारे पास चाइनीज कम्युनिटी है, दे यूजुअली लाइक ट्रेवल इन देयर डेजिग्नेटेड लेन्स रादर देन शिफ्टिंग इनटू द पेडिस्ट्रियन लेन और अनदर लेन। तो ये चीज है। अब अगर हम बात करें अर्बन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन की, तो मैंने एक तरीके से चार सिटीज की एग्जांपल ली है, और मैं जब इसको पढ़ रहा था तो इट वाज रियली गुड टू सी कि किस तरीके से हमारा फ्यूचर हो सकता है। यहाँ हमारे पाकिस्तान ने लेट्स सपोज अगर ये मॉडल्स को फॉलो कर लिया तो मे बी वी कैन सी अ शिफ्ट इन आवर सिस्टम। सबसे पहले जो मॉडल आता है वो आता है 15 मिनट सिटी, अ मॉडल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट। ये जो 15 मिनट सिटी होता है ये एक तरीके से एफिशिएंट है, इक्विटेबल है और इको फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास अर्बन सेंटर्स हैं उसके अंदर हमारे पास जितने भी एसेंशियल सर्विसेज हैं या की अम्यूनिटीज हैं वो 15 मिनट के फासले के ऊपर होती हैं, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को यूज करते हैं, मतलब कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हुए। और इसकी जो सबसे मजे की एग्जांपल है वो है मिलान। मिलान इज सिटी इन इटली बेसिकली, और मिलान उन लीडिंग सिटीज के अंदर से है, सिटीज के अंदर है जो इस मॉडल को प्रॉपर्ली एम्ब्रेस करते हैं। और अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं तो ये एक तरीके से 6th लार्जेस्ट नेटवर्क है यूरोप के अंदर। लाइक इनका जो मिलान का मेट्रो नेटवर्क है, मतलब कि ट्रेन नेटवर्क जो है पूरे मिलान के अंदर वो 118 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और वहां पे फिर फास्ट ट्रेन होती हैं। एंड इसका मतलब ये है कि एक तरीके से आप ईस्ट साइड से वेस्ट साइड के अंदर मैक्सिमम 30 मिनट्स में पहुंच जाओगे मिलान के अंदर, और आपका जो ट्रेवल टाइम होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। लाइक एक तरीके से मिलान के एयरपोर्ट से सिटी सेंटर तक जो आपका ट्रेवल टाइम होगा ड्यू टू दीज मेट्रोज सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली, वो जस्ट 12 मिनट का होगा, एंड दैट इज वेरी 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 लो। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास एयरपोर्ट से यहाँ पे हमारे पास नो, पाकिस्तान के अंदर हमारे एयरपोर्ट से या एक खास शहर लाइक क्या कहते हैं उसको, इलाके तक
हमारे पास कोई वो नहीं होता, मेट्रो नेटवर्क नहीं है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर मेट्रो नेटवर्क्स हैं। अगर मैं आपको वैसे चाइना की एग्जांपल दूं तो चाइना के अंदर भी हमारे पास मेट्रो नेटवर्क्स हैं। हियर इन शियान प्रॉपरली मेट्रो नेटवर्क है, लाइक फ्रॉम एयरपोर्ट टू माई यूनिवर्सिटी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से लंबा है। इट रियली टेक्स टाइम, it takes around 2 or in 10 minutes if you go by metro, because my university is at like this side. ये शियान का मेजर शहर है और ये शियान का एयरपोर्ट है। सो इट टेक्स मी वेरी लॉन्ग इवन इफ आई लाइक want to move to you want to go to the airport via the metro. तो अगर हम नेक्स्ट चीज के बारे में बात करें तो वो होता है कि हमारे पास जो सेकंड मॉडल है वो आता है कि स्मार्ट ग्रोथ अर्बन प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल मोबिलिटी। स्मार्ट ग्रोथ हमारे पास अर्बन प्लानिंग की वो अप्रोच है जिसके अंदर हम लोग प्रमोट करते हैं सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन को, एफिशिएंट डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंटल बैलेंस को, जो कि इंटीग्रेट करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के साथ और कंट्रोल्ड अर्बन एक्सपेंशन के साथ। इसकी जो एग्जांपल है वो है पोर्टलैंड ओरिगोन की, कि हमारे पास एक ऐसा सिटी है जो कि प्रायोरिटाइज करता है वॉकेबल नेबरहुड्स को, कि आप आराम से वॉक करते करते अपने दूसरे मोहल्ले के अंदर या दूसरे सेक्टर के अंदर जा सकते हो, या फिर आप एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करें, बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ताकि आप एक तरीके से जो ये बहुत ही अर्बन स्पॉल वाले एरियाज होते हैं आप उनको कम्बैट कर सको और आप इनकरेज करो ट्रांजिट ओरिएंटेड अर्बन डेवलपमेंट को, कि आप पब्लिक सिस्टम्स वगैरह को ज्यादा फोकस कर रही होती हो एज कम्पेयर टू द प्राइवेट व्हीकल्स। आप साइकिलिंग को ज्यादा प्रूव दे सकते हो इसके अंदर, पोर्टलैंड ओरिगोन की जो हमारे पास एग्जांपल थी। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास आता है एक और एग्जांपल, कम्पैक्ट सिटी इनोवेटिव अर्बन प्लानिंग एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट रिड्यूस पोल्यूशन। एक कम्पैक्ट सिटी हमारे पास एक ऐसा डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन प्लानिंग मॉडल है जो प्रायोरिटाइज कर रहा होता है वॉकिंग को या एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लॉन्ग साइड सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके अंदर जो हमारे पास ग्रोथ देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि आप लैंड यूज को ऑप्टिमाइज कर रहे होते हो अर्बन बाउंड्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके जो नेटवर्क्स होते हैं आप उनको एक तरीके से, ये आपकी रोड्स है, इन्हीं के ऊपर आपने अपनी मेट्रोज की लाइंस वगैरह बनाई हुई है, एंड इसी रोड के नीचे लाइक यू विल बी हैविंग अनदर सबवे लेन, लेट्स सपोज। तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पॉपुलेशन को प्रॉपरली वो चीजें देने के लिए आप इस सिटी को बनाते हो। और इसकी जो एग्जांपल है वो है टोक्यो। टोक्यो के अंदर अगर आप लाइक एक तरीके से उसकी पिक्चर्स वगैरह भी देखेंगे, अगर आपका जाने का इत्तेफाक हुआ इंशाल्लाह इन द नियर फ्यूचर, तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से एडवांस ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स या सिस्टम्स को यूज करती है, एंड उनका लैंड यूज कितना ज्यादा कमाल का है। लाइक वो ब्रिजेस के थ्रू बनाते हैं, वो अपनी ट्रेन को बहुत ही एक तो उनकी हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, दूसरी बात यह है कि उनके पास ड्यू टू द ब्रिजेस नेटवर्क वो ट्रेन एट अ टाइम विद लाइक 3 से 4 ट्रेन एक ही पॉइंट से मूव कर सकते हैं। कैसे कि एक ट्रेन नीचे से मूव कर रही होगी, एक ट्रेन उसके ऊपर से एक ब्रिज होगा वहां से मूव कर रही होगी, एक इधर से ट्रेन ब्रिज मूव होगा तो यहाँ से मूव कर रही होगी। सो इट विल बी अ डिफरेंट प्लेस टू विजिट एंड ऑल्सो टू ट्रेवल। अगर हम नेक्स्ट मॉडल की बात करें तो वो है वॉकेबल सिटी सस्टेनेबल अर्बन प्लान वेयर एवरीथिंग इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस। और ये जो हमें मिलता है वो मिलता है कोपेनहेगन के अंदर। कोपेनहेगन इज इन डेनमार्क। वॉकेबल सिटीज होते हैं जो कि प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं पेडिस्ट्रियल एक्सेसिबिलिटी को। इसके अंदर ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन की पर हम लोग फोकस कर रही होती हैं, और ताकि हमारा जो एक तरीके से इन्वायरमेंट है वो लिवेबल बने और वो सस्टेनेबल बने। इसके अंदर लाइक ये होता है कि आपकी जो वर्क प्लेसेज होती हैं, यहाँ रिक्रिएशनल एरियाज होते हैं, लाइक लेट्स सपोज पार्क्स हो गए, आपके स्विमिंग पूल्स हो गए, आपके पार्क्स के अलावा आपकी जो ये अम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं उनके अलावा यहाँ जो आपकी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं आप उनको इजीली रीचेबल बनाते हो, पैदल चल के भी आप उनको तक पहुंच सकते हो। और इसकी एग्जांपल कोपेनहेगन है। और इसके अंदर ये है कि इन्होंने इनका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क फैला हुआ है 15.5 किलोमीटर का, लाइक 15.5 किलोमीटर इनका नेटवर्क फैला हुआ है, एंड वो पूरा का पूरा लूप के अंदर है। एंड लाइक हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन के अंदर जो हमारे पास कोपेनहेगन के अंदर ये है कि आप अगर मेड के अंदर हैं तो विद इन 600 मीटर्स आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन मिल जाएगा, लाइक आपको बस स्टेशन मिल जाएगा या बस स्टैंड मिल जाएगा। एंड कोपेनहेगन के अंदर
75% आपकी ऐसी पॉपुलेशन है जो कि या वॉकिंग करती है या साइकिलिंग करेगी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करेगी। दे विल नॉट प्रेफर टू यूज आपकी प्राइवेट व्हीकल्स। अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो फिर चाइना के अंदर भी हमारे पास ये चीज़ देखने को मिलती है, हमारे पास यूके के अंदर भी देखने को मिलती है, बट नॉट एट दैट मच स्केल जो कि कोपेनहेगन के अंदर भी हमारे पास देखने को मिलता है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले तो हमारे पास आता है इंटीग्रेटेड अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हमारे पास अभी हम लोगों ने सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को पढ़ा, हम लोगों ने बाकी चीज़ों को पढ़ा। नाउ व्हाट इज दिस थिंग दैट इज डिफाइंड और दैट इज नेम्ड एज इंटीग्रेटेड अर्बन सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। हमारे पास अर्बन लाइफ के अंदर बहुत सारी डायमेंशन आती हैं। जो डायमेंशन है वो हमारे पास 4 डायमेंशन है अर्बन लाइफ के अंदर: इकोनॉमिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल और कल्चरल। और ये चारों की चारों डायमेंशन आपकी जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं आपस में। एंड इनकी जो सक्सेस होती है अर्बन डेवलपमेंट के अंदर वो अचीव इसी तरीके से हो सकते हैं अगर आपकी चारों की चारों डायमेंशन जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चल रही हो, उनका आपस में रब्त हो, उनकी आपस में कनेक्शन हो, उनको आप सांचे के एक तरीके से सांच कर लेके चल रहे हैं। हमारे पास फिर बहुत सारे सॉल्यूशंस आते हैं जो फोकस कर रहे होते हैं कि फिजिकल अर्बन रिन्यूअल हो, जो प्रमोट करे एजुकेशन को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, सोशल इंक्लूजन को और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप देखने को मिलती है जो नेसेसरी होती है, लाइक एट वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्री के अंदर, सिविल सोसाइटीज के अंदर, यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर या लोकल सिटीजन्स के अंदर। जब आपके पास ये स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स देखने को मिलेंगी आपको, तभी जाकर आप एक इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की अप्रोच को ग्रीन लाइट दे सकते हैं, यू विल प्रोग्रेस। और ये वाली जो अप्रोच होती है ये इंपॉर्टेंट किस लिए होती है? इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये एक तरीके से बहुत सारे चैलेंजेस को डील कर रही होती है जो कि आपको लेट सपोज यूरोप के अंदर देखने को मिलेंगी या इवन इन द एशियन कंट्रीज, जैसे पाकिस्तान के अंदर भी आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक जो चैलेंज होगा वो आपको होगा ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशन का, कि वी शुड बी फोकसिंग टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर और वी शुड बी लाइक इंक्लूडिंग मोर ऑफ और डिजिटलाइजेशन की तरफ हम जाएं। लेकिन सैडली हमारी भी जो पेस है, वी आर ऑल्सो फेसिंग सम challenges in the digitalization world as well। दूसरा, आपकी डेमोग्राफिक चेंजेस, कि आपकी जो पॉपुलेशन है कभी वो बढ़ रही है, कभी वो नहीं बढ़ रही, कभी कम हो रही है। पाकिस्तान के अंदर भी यही है कि अभी आपकी डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत हो रही है, मर्दमशुमारी के अंदर भी। लाइक आपकी मेजोरिटी हर साल अराउंड 7 लाख और 8 लाख और एंड इवन 10 लाख तक आई गेस नंबर गया है कि आपके जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं टूवर्ड्स अदर सिटीज और कंट्रीज। एंड उसके अंदर भी फिर आपके पास रेफ्यूजीज देखने को मिलते हैं बाहर के कंट्रीज के अंदर। फिर आपके ये वाले जो लोग होते हैं वो वहाँ पे जाके रेफ्यूजी बन जाते हैं, वहाँ पे जाके रेफ्यूज इख्तियार कर लेते हैं। किस तरीके से कि वो ये कहते हैं उनकी कोर्ट्स में जाके कि हमें हमारे मुल्क से खतरा है, सो प्लीज जस्ट गिव अस रेफ्यूज। सो द कोर्ट्स ऑफ दोज कंट्रीज यूजुअली गिव रेफ्यूज टू दैट सिटीजन। और उसके फिर नताइज भी आपको देखने को मिलते हैं अपने मुल्क के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपकी मुल्क की इकोनॉमी खराब हो जाएगी, सोशल प्रोग्रेस आपकी मुल्क की कोलैप्स कर जाएगी और क्लाइमेट चेंज के अंदर आपका मुल्क सफर करेगा बहुत ज़्यादा। तो ये है एक इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, उसके फायदे भी, उसके नुकसान भी, किस तरीके से हमें एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करनी है और किस तरीके से हमें इन चारों डायमेंशंस को, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल डायमेंशन को आपस में इंटरलिंक करना पड़ेगा, ताकि हम अगर हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हम करें। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो अब आता है हमारे पास अर्बन डायमेंशन ऑफ कोहेजन पॉलिसी। एंड कोहेजन पॉलिसी अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास यूरोपियन यूनियन ने निकाली थी। अगर मैं आपको, लेट मी जस्ट ऐड अ पार्टिसिपेंट एंड वी विल कंटिन्यू। अगर मैं आपको कोहेजन पॉलिसी के बारे में बताऊं तो कोहेजन पॉलिसी हमारे पास यूरोपियन यूनियन ने निकाली थी। यूरोपियन यूनियन की जो कोहेजन पॉलिसी कंट्रीब्यूट करती है कि वो आपके लिए स्ट्रेंथन करे आपकी इकोनॉमी को, सोशल को और टेरिटोरियल साइड को यूरोपियन यूनियन के अंदर। एंड वो इन तीनों चीजों को आपस में ज्वाइन कर ले। और इसका मतलब जो जो इनका मकसद है वो ये है कि वो करेक्ट कर सके ऐसे इम्बेलेंसेस को जो कंट्रीज को और रीजन्स के दरमियान आ रही होती है। फॉर एग्जांपल एक यूरोपियन कंट्री को दूसरे यूरोपियन कंट्री से आप कह लें कोई परेशानी है, तो वो यूरोपियन यूनियन की इस कोहेजन पॉलिसी के थ्रू यूरोपियन यूनियन ये ट्राई करेगी कि दोनों कंट्रीज के अंदर जो
प्रॉब्लम जो है वो हेलो 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 माइक बंद हुई। उसका मकसद जो इसका जो सॉरी कोहेजन पॉलिसी हमारे पास यूरोपियन यूनियन ने निकाली थी। इसके अंदर हमारे पास जो इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि हम लोग स्ट्रेंथन कर सकें आपकी इकोनॉमी को, आपकी सोशल सेक्टर को और आपकी टेरिटोरियल सेक्टर को। यूरोपियन यूनियन का मकसद ये था कि कंट्रीज के अंदर, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर कंट्रीज आते हैं 55 कंट्रीज, लेट सपोज एक यूरोपियन यूनियन की कंट्री को दूसरे यूरोपियन कंट्री से कोई इख्तलाफ है, तो वो इस पॉलिसी के थ्रू उनके इख्तलाफात को दूर करे और उनकी जो आपस में रंजिशें होती हैं उसको दूर करे। और इसकी जो पॉलिसी थी इसने बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ को फोकस में लिया था। एंड जो पॉलिटिकल इनकी प्रायोरिटीज़ थी इस पॉलिसी के अंदर वो ये थी कि कंट्रीज जो हैं वो फोकस करें ग्रीन ट्रांजिशन को यूरोपियन यूनियन के अंदर, और साथ ही साथ वो डिजिटल ट्रांजिशन को भी फोकस करें। और अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं तो अभी जो इनका आप कह लें फोकस है वो है टुवर्ड्स द 2021 टू 2027 का टाइम पीरियड। इसके अंदर यूरोपियन यूनियन ने 5 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स बनाए हुए हैं, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। एंड क्लाइमेट टारगेट्स भी कुछ यूरोपियन यूनियन ने बनाए हुए हैं कि हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा चलें, हम लोग फंड्स को के अंदर जो टारगेट्स हैं हम उनको मिनिमाइज करें, और हम लोग क्लाइमेट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म की तरफ जाएं जिसे हम लोग नाम देते हैं CAM का। एक है हमारे पास क्लाइमेट डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, जो कि पाकिस्तान के अंदर देखा जाता है आपको, और एक है हमारे पास क्लाइमेट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो कि यूरोपियन यूनियन के अंदर है, और इट्स कम्प्लीटली न्यू। अब अगर हम बात करें आपकी इस अर्बन डायमेंशन की कोहेजन पॉलिसी के अंदर, तो 2020 14 से 20 तक जो इसका पीरियड था अर्बन डायमेंशन का कोहेजन पॉलिसी के अंदर, वो इसका दिल था। एंड एक तरीके से यूरोपियन यूनियन को 115 से ज़्यादा बिलियन यूरो से ज़्यादा का उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आई थी यूरोपियन यूनियन के अंदर। और ये कहा गया था कि 17 बिलियन यूरो की जो इन्वेस्टमेंट थी वो डायरेक्टली एलोकेट कर दी गई थी कि हम लोग अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं हम उनको इंटीग्रेशन की तरफ लेके जाएंगे, कि हमारे जो डायमेंशन हैं इकोनॉमी, सोसाइटी, सोशल, इन्वायरमेंटल और कल्चरल कल्चरल हम इन चारों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे और ज्वाइन करेंगे। और ये कहा गया था कि जो बाकी 115 माइनस 17 इज इक्वल टू 98 98 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, वो हम बाकी सिटीज के अंदर करेंगे, ताकि हम उन सिटीज के अंदर इन इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजीज को लॉन्च करें और इंट्रोड्यूस करवाएं। और इसका जो कोहेजन पॉलिसी का पीरियड है वो अब जो है वो स्टार्ट हुआ है 2021 से 2027 तक। इसके अंदर हमारे पास इन सिटीज के अंदर बेसिकली इन्वेस्टमेंट आएगी, यही 98 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट। और इसके अंदर फिर हमारे पास जो फ्रेमवर्क आपका बनेगा इन सिटीज के अंदर वो सिंपलर होगा और ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होगा। और जो मैंने कहा था कि इसके अंदर 5 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कौन कौन से हैं, वो ये है कि स्मार्टर हो आपका सिटी, ग्रीनर हो, कनेक्टेड हो, एक तरीके से सोशल यूरोप को फ़रोग देता हो कि द यूरोप इज मोर ओपन, reliable for the other citizens to come to explore, either in terms of tourism, either in terms of education, or even in terms of job facility. एंड ऑल्सो कि यूरोप जो है वो अपने सिटीजन्स को और ज़्यादा करीब ले आए यूरोपियन यूनियन के जो सिटीजन्स हैं या उनकी जो बाकी सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं। किस तरीके से कि वो आपस में यूरोपियन यूनियन के अंदर जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज होती हैं टेरिटोरियल, उसको वो लोकली एक तरीके से रिकग्नाइज करवाए, उनको डेवलप करें। और आपकी जो कोरियन पॉलिसी है इसके अंदर एक कंटिन्यूशन होती है हमारे पास बेसिकली सपोर्ट की, किसके दरमियान, अर्बन अथॉरिटीज के साथ साथ टेरिटोरियल बॉडीज के दरमियान, ताकि मैनेजमेंट हो सके फंड्स की, और आपकी जो लोकल पार्टनरशिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग बन सके आपके रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स के साथ। अगर अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास आता है यूरोपियन अर्बन इनिशिएटिव, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है EUI। अब अगर हम यूरोपियन अर्बन इनिशिएटिव की बात करें तो बेसिकली EUI के अंदर हमारे पास ये यूरोपियन यूनियन का वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सपोर्ट कर रहा होता है अर्बन एरियाज को। अब वो अर्बन एरियाज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज के वो कितनी ज़्यादा हमारे पास तादाद को, आबादी को स्टोर करते हैं या उसके अंदर वो समाये हुए हैं, उससे परे हटकर ये अर्बन एरियाज को सपोर्ट करता है, किसके अंदर, इनोवेटिव एक्शन के अंदर, मतलब कि इनोवेशन लेकर आएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर, कैपेसिटी मेकिंग के अंदर, कि बेशक if the countries or if the cities are welcoming more people, then we will be giving them opportunities to come and be a citizen of this European country.
और नॉलेज बिल्डिंग के अंदर, किसके अंदर, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। और इसका जो ये ईयूआई का आपके लिए फोकस है, वो फोकस है आपकी बेसिकली 3 चीजों के ऊपर। डेवलप करे और एक ऐसे चीज को, इनोवेशन सॉल्यूशंस को जो ट्रांसफरेबल हो, मतलब कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक भी जा सके और सिटी टू सिटी भी जा सके, और इनकी जो स्केलेबिलिटी हो वो लोकलाइज्ड भी हो, वो रीजनल भी हो, और वो नेशनल लेवल तक भी जा सके। अगर एक तरीके से वो इनोवेटिव सोल्यूशन एक कंट्री तक उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है, तो यूरोपियन यूनियन के थ्रू वो बाकी 54 कंट्रीज के अंदर भी अपनाया जाए अर्बन चैलेंजेस को टैकल आउट करने के लिए। फिर है बूस्टिंग द डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल अर्बन पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड प्रैक्टिसेस इन एन इंटीग्रेटेड एंड पार्टिसिपेटिव वे। कि एक तरीके से जब आपकी जो पॉलिसीज बन रही होती है अर्बन डेवलपमेंट के अंदर, सेक्टर के अंदर, तो आप जो वो पॉलिसीज बना रहे हो उसके जो डिजाइन है, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसके अंदर आपकी जो इंटीग्रेशन वाली अप्रोच है आप उसको इंक्लूड करो। एंड आप उसको इंक्लूड करने के साथ अपने जो लोकल बॉडीज हैं या लोकल स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनको भी पार्टिसिपेट करवाओ, ताकि आप उनसे भी उनके व्यू पॉइंट्स जान सको कि उनको क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है। और फिर लास्ट जो है वो ये है कि प्रमोट करें नॉलेज शेयरिंग को, कैपिटलाइजेशन को, कि एक तरीके से बेनिफिट हो सके अर्बन पॉलिसी मेकर्स का और प्रैक्टिशनर्स का। अर्बन पॉलिसी मेकर्स या प्रैक्टिशनर्स का किस तरीके से बेनिफिट होगा, वो ये होगा कि जो आपके अर्बन पॉलिसी मेकर्स हैं या प्रैक्टिशनर्स हैं, वो एक तरीके से बाय नॉलेज शेयरिंग या बाय कैपिटलाइजेशन ये देख सकेंगे, ये जान पाएंगे कि हाँ, उनके जो हमारे पास उनके जो कंट्री मेट्स हैं या उनके जो हमारे पास बाकी लोग हैं, उनको क्या प्रॉब्लम पेश आ रही है उनके अपने एरिया के अंदर। आइदर इट इज रिगार्डिंग द वेस्ट, आइदर इट इज रिगार्डिंग द सोशल लाइफ, उनकी जो सोशल लाइफ तबाह हो रही है, या उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, या क्या चीज है। लाइक आइदर दे आर फेसिंग हेल्थ प्रॉब्लम इन दैट एरिया, और व्हाट इज द सॉल्यूशन और व्हाट इज द प्रॉब्लम बेसिकली। फिर हमारे पास लास्ट बट नॉट लीस्ट आता है यूरोपियन यूनियन के अंदर ही द अर्बन एजेंडा फॉर द ईयू। आई नो ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन एक तरीके से सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को समझने के लिए यूरोपियन यूनियन की मिसाल हमें लेनी पड़ेगी, ताकि अगर हम पाकिस्तान के अंदर इसको लेके आना चाहते हैं, तो हम लोग एक सिटी से स्टार्ट कर सकते हैं इसी मॉडल को लेते हुए जो यूरोपियन यूनियन ने अपने पूरे के पूरे 55 कंट्रीज के लिए अपनाया है। तो अर्बन एजेंडा के अंदर ये हमारे पास एक ऐसी इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो डील कर रही होती है यूरोपियन यूनियन के साथ साथ नेशनल पॉलिसीज को भी और रेगुलेशंस को भी जो अर्बन एरियाज के लिए बनते हैं। और इसका जो मोटिव है वो ये है कि वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके, फोकस करके कंक्रीट प्रायोरिटी थीम्स को। अब अर्बन एजेंडा के अंदर आपका जो मेथड होता है वो कम्प्लीटली न्यू वर्किंग मेथड होता है, जिसका जो एम होता है वो ये है कि आप मैक्सिमाइज करो और यूटिलाइज करो ग्रोथ पोटेंशियल को सिटीज के, कि एक सिटी का ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज के अभी भी वी हैव लोड्स ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर। हमें उसका ग्रोथ पोटेंशियल पता है, तो अब हम उन्हीं ग्रोथ पोटेंशियल वाले एरियाज को टारगेट करें एंड वहाँ पे डेवलपमेंट करें, लेकिन वो डेवलपमेंट आपके इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, आपकी सोशल लाइफ को ज्यादा क्या कहते हैं तबाह ना करे। क्योंकि अगर ये दोनों चीजें आपकी सेफ रहेंगी, आपकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो खुद ब खुद इंप्रूव होती चली जाएगी, उसको देखते हुए कि आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो इनोवेटिव सोल्यूशन भी आएंगे। और फिर सक्सेसफुली आप टैकल कर सको सोशल चैलेंजेस को, मतलब कि जो आपके बिहेवियर से रिलेटेड है, जो आपकी अपार्ट फ्रॉम बिहेवियर आपकी जो पूरी पूरी सोसाइटी है उसके रिगार्डिंग कोई भी चैलेंज आ सकता है आपको, आप उसको टैकल आउट कर सको। एंड फिर ये भी है कि आप एक तरीके से प्रमोट कर सको कॉपरेशन को। अब कॉपरेशन भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉपरेशन इंटर स्टेट भी हो सकती है, वो सिटीज टू सिटीज भी हो सकती है, वो यूरोपियन कमीशन के साथ भी हो सकती है, या वो अदर स्टेक होल्डर के साथ भी हो सकती है। एंड अदर स्टेक होल्डर के अंदर आपके लोकल लोग भी आ सकते हैं। एंड फिर लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आता है कि आप स्टिमुलेट करो ग्रोथ को, तेजी के साथ लेकर चलो, आप लाइवेबिलिटी को स्टिमुलेट करो, आप इनोवेशन को स्टिमुलेट करो यूरोपियन यूनियन के सिटीज के अंदर या यूरोप के सिटीज के अंदर अल्टीमेटली, कि एक तरीके से दे शुड बी लाइक इंकॉर्पोरेटिंग विद द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, लेकिन जो सस्टेनेबल मैनर के अंदर है, ये चीज है। और अर्बन लास्ट लाइक एक तरीके से जो यूरोपियन यूनियन कहती है वो ये कहती है कि अर्बन जो हमारा एजेंडा है वो लीड करे बेटर रेगुलेशन को, मतलब कि वो और ज्यादा इफेक्टिव बने, एफिशिएंट बने, और इम्प्लीमेंट हो सके लोअर कॉस्ट के ऊपर, बेटर फंडिंग को, कि वो हमारी लोगों की नीड्स के ऊपर ज्यादा अडेप्ट हो सके। लोगों की नीड्स के ऊपर ज्यादा अडेप्ट होगा तो हमारे पास छोटी छोटी चीजों के अंदर कामयाबियां मिलेंगी, एंड हमारा जो फोकस है
टूवर्ड्स वर्किंग इनटू समथिंग, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड हम लोग इंटीग्रेट कर सकेंगे इस बाकी चीज़ों को भी, लाइक जो हमारे बाकी एरियाज भी हैं जो कि अभी हम लोगों ने इस अर्बन एजेंडा के अंदर टैकल नहीं डील किए हुए, और बेटर नॉलेज को भी, कि हमारे पास नए डाटाबेसेस बनेंगे, हमारे पास नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, हमारे पास इनोवेटिव सॉल्यूशंस आएंगे, और हमारे पास एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियर का डॉक्टर के साथ एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस होगा, एक बिजनेसमैन का किसी और पॉलिसी मेकर के साथ एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस होगा। सो इट्स जस्ट लाइक कॉपरेशन जब हमारे पास होगी तो ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग होगी, एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी, और एक्सपीरियंस शेयरिंग होगी और एक्सचेंज होगा। So this is it. This was all for today. सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के थ्रू, एंड हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से यूरोपियन यूनियन अभी जो है वो काम कर रही है सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के अंदर। एंड मोस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो एज सच आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी, लेकिन यूरोपियन यूनियन की मद के अंदर अगर आप सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के अंदर या प्लानिंग के अंदर देखोगे तो आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे इसके अंदर। कुछ रिसर्च पेपर्स अभी के होंगे, 2025 के होंगे, कुछ 2024 के होंगे। जो इसके ऊपर सबसे लेट पुराना था पेपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वाज ऑफ 1996। एंड उसके बाद फिर 2001 के अंदर एक रिसर्च पेपर आया था जो कि सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को डील कर रहा था। सो नाउ आई वुड लव टू आस्क सॉरी हियर योर क्वेश्चंस। मिस समावस ने कहा था, आपको नहीं लगता अर्बन प्लानिंग हमारी इन्वायरमेंट के लिए एक डेंजर भी है? अर्बन प्लानिंग हमारी इन्वायरमेंट के लिए डेंजर नहीं है, लेकिन वो इस तरीके से हमावस के, अगर हम इन्वायरमेंट के ऊपर भी, इन्वायरमेंट के एतबार से भी उस जगह के ऊपर उसको प्लान करें, हम उसको इकोनॉमिकली ना समझें, हम उसको इकोनॉमिकली ज़्यादा फोकियत ना दें, हम उसको इकोनॉमिकली फोकियत दें, बट हमारा जो प्रायोरिटाइज हो, एरिया ऑफ प्रायोरिटाइजेशन हो, वो आपका सोसाइटी सोशल सेक्टर हो और आपका इन्वायरमेंटल सेक्टर हो। जब आपका सोशल सेक्टर और इन्वायरमेंटल सेक्टर आपका आपके लिए एरिया ऑफ प्रायोरिटाइजेशन होगा, अल्टीमेटली आप इकोनॉमी को भी बूस्ट अप करोगे उस मद के अंदर। क्यों? सोशल सेक्टर आपका इंप्रूव होगा तो इसका मतलब लोग आएंगे उस जगह के ऊपर, लोग आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस आएंगे, अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी इंप्रूव होने चली जाएगी। एंड फिर मैम का क्वेश्चन आता है, एंड मैम कह रही हैं कि आई वुड लाइक टू आस्क, हाउ कैन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन अर्बन सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग? मैम आई गेस इसके अंदर हमारे पास फिर वो सिटीजन साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। वी हैव टू मेक देम we have to make this topic interesting and easily understandable, हमें उनके लिए बनाना पड़ेगा। जब हम उनको एक ये वाला टॉपिक एक स्टोरी की मद में बताना स्टार्ट करेंगे, एंड हम उनको ये वाला टॉपिक एक प्रॉपरली एक अच्छे तरीके से समझाना स्टार्ट करेंगे, आप कह लें स्टोरी टेलिंग की मद के अंदर, तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा इस फील्ड के अंदर आने को। उनका इंटरेस्ट जब इस फील्ड के अंदर आने का, उनका जो इंटरेस्ट होगा वो इस फील्ड के अंदर आने का ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा रुझान आएगा, तो तब जाकर दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट मोर इनटू दिस फील्ड। एंड मेरे ख्याल से इसकी जो शुरुआत होती है ना उनकी चीज़ के अंदर, मैं मोस्टली वो यही होती है कि हमारे पास जितनी भी स्टडीज़ होती हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव एतबार से हो, वो होती है सर्वे बेस्ड। if we are able to make this thing easily understandable to them, then we can start by asking them by questions। हम उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हैं, उनके साथ एक क्रॉस सेक्टोरल डायलॉग कर सकते हैं एंड सर्वे कर सकते हैं, एंड उस एतबार से भी हमें उनका पता चल जाएगा कि वो किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, एंड हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे लैग कर रही है। एंड दूसरे एतबार से फिर ये है कि वी कैन ऑल्सो मेक देम इन्वॉल्व इन द पॉलिसी मेकिंग साइड। हमारे पास जो असेसमेंट्स होती हैं उसके अंदर भी लोकल लोगों में से कोई भी नहीं आता, वहाँ पे गवर्नमेंट्स के लोग होते हैं, वहाँ पे इंडिपेंडेंट थिंक टैंक्स होते हैं। लेट्स जस्ट वी इनवाइट कोई भी, इवन इफ इट्स लाइक 10 to 15 पीपल जो कि लेट्स सपोज इस एरिया के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, अगर हम उनको लेकर आएंगे तो उनके कॉजेज को, उनके इश्यूज को रेज करेंगे, तो वहाँ पे भी जाके उनको आंसर मिल सकता है। लेकिन सिटीजन साइंटिस्ट के एतबार से हमें एक ज़्यादा अच्छे तरीके से आई गेस आंसर मिल सकता है, एंड हम उनको इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करवा सकते हैं। एंड मैम कह रही हैं कि हाउ डज SDG 11 इंटरसेक्ट विद SDGs ऑन क्लाइमेट एक्शन, पॉवर्टी एंड हेल्थ इन अर्बन कॉन्टेक्स्ट? मैम अर्बन कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर SDG 11 होगा तो SDG 11 के अंदर हम लोग सबसे पहले बात कर रही होती हैं, मैम लेट्स सपोज इसका मैं आपको आसान में अल्फाज दे देता हूँ।
इन बैचलर्स इन्वायरमेंटल साइंसेज के अंदर वी मोस्टली रीड अ कोर्स ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA का कॉन्सेप्ट होता है। उसके अंदर ये होता है कि अगर आप एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो आप पहले उस पूरे के पूरे एरिया की स्कैनिंग करते हो, उसको आप प्री स्कैन करते हो। उसमें आप ये देखते हो कि एक तरीके से वहां पर कौन सी नेटिव स्पीशी है, वहां पे इन्वायरमेंट के एतबार से प्लांट स्पीशी कौन सी है। अच्छा, प्लांट स्पीशी के साथ साथ वहाँ की उस एरिया की सॉइल पहले कैसी होती है, वहां पे वाटर क्वालिटी टेस्टिंग कैसे है। अच्छा, उसके बाद फिर आप मैम अपना वो प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट बिल्डअप बनाना स्टार्ट करते हैं वहाँ पे। उसके अंदर भी हमारी मॉनिटरिंग चल रही होती है एंड वहाँ पे भी हमारे पास जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के लोग होते हैं वहाँ पे, EIA के, वो उस पूरे के पूरे एरिया को बार बार जज कर रहे होते हैं। ओके, वी हैव एक तरीके से इरेडिकेटेड दिस मच इन्वायरमेंटल नेटिव स्पीशी। हम लोगों ने बहुत ही मुमकिन कोशिश है कि वहाँ पे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज हमने वाटर क्वालिटी को खराब किया होगा एंड बहुत ही मुमकिन कोशिश है कि हमारी डेवलपमेंट एक्शन से वहाँ की सॉइल खराब की होगी। सो लेट्स नाउ जस्ट, जब हमारे पास डेवलपमेंट हो गई है, अब हम उसको प्रॉपरली दोबारा से नया लेकर आएंगे। उसमें मैम फिर नई प्रैक्टिसेस ये होती हैं कि हमारे पास उस एरिया के अंदर सॉइल की टिलेज होती है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से सॉइल लेकर आते हैं एंड उसकी हम एक मोटी मोटी कवरिंग कर देते हैं उस जगह के ऊपर, ताकि न्यूट्रिएंट्स के जब एक्सचेंज होगा हमारे पास तो वहाँ की सॉइल दोबारा से अच्छी होने लग जाएगी। दूसरी बात ये होती है कि मैम वहाँ पे उस एरिया के अंदर हमारे पास वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट फैसिलिटी पहले से बन जाती है, ताकि आपका जो वेस्ट वाटर का आ रहा होता है अल्टीमेटली वो आपके नेचुरल रिजर्वायर के अंदर या नेचुरल स्ट्रीम के अंदर ना गुजरे, बल्कि वो ट्रीट होकर नेचुरल आपकी स्ट्रीम के अंदर जाए। दूसरी बात मैम, इन टर्म्स ऑफ द नेटिव स्पीशीज, जितनी ज्यादा हमारे पास वो नेटिव स्पीशीज इरेडिकेट होती हैं उनका वो रिकॉर्ड ले लिया जाता है एंड उसकी जगह पे वो उस जगह पर जो सॉइल वो लेकर आए होते हैं उस एतबार से वो वहां पर आइदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स की शक्ल में, आइदर फ्रूट प्लांट्स या फ्रूट ट्रीज की शक्ल में वो वहां पे प्लांटिंग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वहां की जो जगह है वो अपनी अहमियत को ना खोए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैम इसके मैंने एग्जांपल ये थी क्योंकि आई बेसिकली इन माय बैचलर्स मैंने एक प्रोजेक्ट किया था इमारात के साथ एंड वहाँ पे वी डिड अ सर्वे। और उसके अंदर ये था कि हमने उनका जो इस्लामाबाद डाउनटाउन का एरिया बन रहा था उस वक्त, वी डिड अ सर्वे ऑफ दैट होल एरिया एंड वी बेसिकली आई स्टडीड कि वहाँ पर कौन कौन सी इन्वायरमेंटल स्पीशी है, नेटिव स्पीशी है प्लांट की, एंड उस नेटिव स्पीशी की क्या, लेट सपोज हमारे पास क्या परसेंटेज है उस पूरी पूरी डाउनटाउन वाले एरिया के अंदर। एंड उस डाउनटाउन वाले एरिया से अगर हम लोगों ने लेट सपोज ये वाली नेटिव स्पीशी इरेडिकेट कर दी, तो अब हमारे पास कौन कौन सी ऐसी प्लांट स्पीशी है जो कि हम उस जगह पे लगा सकते हैं आफ्टर द प्रोजेक्ट इज बीइंग मेड। तो मुझे इसका ये आइडिया था एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव द आंसर टू यू इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट एक्शन। मैम अगर हम पॉवर्टी के जुमरे के अंदर देखें तो पॉवर्टी के जुमरे के अंदर ये आता है कि SDG 11 के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा, आप कह लें, बिल्डिंग्स बनना स्टार्ट हो जाती है एंड उस बिल्डिंग्स के अंदर फिर ये होता है कि हम लोग अपने उस सिटी की प्रॉपरली इमेज जो होती है उसको सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं कि ओ दिस इज वन ऑफ द, एक कंट्री का ये वाला फर्स्ट सिटी है जो कि सस्टेनेबली एतबार से सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट कर रहा है, यहाँ पर नई से नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही है। उसका मैम जो हमारे पास फायदा होता है वो ये होता है कि हमारे से बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से मुराद ये है कि द कंपनीज आर मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन दैट सिटी, और वो भी उसके एक खास एरिया के अंदर, उस खास एरिया से एक एरिया के अंदर वो कंट्री, वो जो हमारे पास फॉरेन आप कह लें कंपनीज है वो इंटरेस्टेड होती है फंड करने के लिए, आइदर इन टर्म्स ऑफ construction company, either in terms of an office, either in terms of a restaurant, either in terms of anything। उसका मैम नतीजा ये होता है कि हमारे पास फिर we usually invite the people to come to that site and work for building that whole site, चाहे वो हमारे पास एक बिल्डिंग की मद में हो, चाहे वो हमारे पास एक रेस्टोरेंट की मद में हो। वो एक तरीके से हमारे पास पॉवर्टी का कुछ हिस्सा वहां से खत्म हो जाता है। और दूसरा मैम फिर ये होता है कि हमारे पास चूंकि वो जो इन्वेस्टमेंट आई होती है उसके अंदर फिर ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम फिर पाकिस्तान के एतबार से ये देख रहे होते हैं कि ओके हमारी जो मिनिमम सैलरी वेज है हम उसको, अगर कोई फॉरेन फंडिंग आई हुई है हम उसको पाकिस्तान के एतबार से हम उसको
37,500 ही देंगे मिनिमम वेज, जो कि वहाँ पे उस वो वर्कर काम करे। लेकिन बाहर की कंट्रीज के अंदर ये है मैम कि अगर यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेट्स सपोज यूएस से कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है चाइना के अंदर, एंड वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, एंड यहाँ पे अब चाइनीज लोग काम कर रहे हैं, तो द चाइनीज पीपल विल नॉट बी पेड एज लाइक इक्विवेलेंट टू देयर चाइनीज लॉ। लाइक चाइना के अंदर दे विल नॉट बी पेड इन थाउजेंड्स ऑफ युआन। अब उनको जो पे मिलेगी वो उनको यूएस डॉलर के एतबार से मिलेगी, एंड वो फिर जो पे उनको मिलेगी वो लेट सपोज वो मिलेगी $6,000 के एतबार से। लेट सपोज जो $6,000 होगा वो कन्वर्ट होगा युआन के अंदर, एंड युआन की मद के अंदर वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू उनकी जो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होते हैं। तो उस मद से उनकी एक प्रॉपर्ली हल हो जाएगा प्रॉब्लम, जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर करना चाहिए। कुछ कंपनीज कर रही होती हैं, लेकिन वो भी मैम इट्स जस्ट इन नंबर्स। मैं कुछ कंपनीज को जानता हूँ, लेकिन वो टेलीकॉम वाले सेक्टर के अंदर ज्यादा है एज कम्पेयर टू द अदर सेक्टर्स। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो बाकी सारा का सारा निज़ाम उल्टा धर्म भरम है। और हम हेल्थ के अंदर फिर ये है कि हमारे पास अर्बन प्लानिंग जैसे सिस्टम ज्यादा आते हैं, तो हमारी जो गवर्नमेंट का फोकस होता है वो ये होता है कि हम लोग हेल्थ से केयर जो सिस्टम्स है हमारे, हम वहाँ पर जदीद से जदीद चीजें लेकर आए, बेशक इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो। क्योंकि लेट सपोज वहाँ पे दे यूजुअली ट्राई टू इंस्टॉल मोर एंड मोर थिंग्स, ताकि लेट सपोज अगर वहाँ पे जो रहने वाले रिहायशी हैं, हम उनको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे। लेट सपोज इफ दे हैव गॉटन कैंसर, तो अगर हम उनको वो थेरापी नहीं देंगे, कीमोथेरापी वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, तो उनके जो पेशेंट हैं या उनके जो रहने वाले लोग हैं उनको उस जगह से निकलकर दूर कोई लेट सपोज 30-35 किलोमीटर दूर जाके उनको कीमोथेरेपी करवानी पड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा मैम उनके लोगों के लिए एक तरीके से परेशानी का बायस बन जाता है। तो इस चीज से टैकल आउट करने के लिए वो अपने हेल्थ केयर सिस्टम्स को अपग्रेड करते हैं उसी SDG 11 की मद के अंदर, उस एरिया के अंदर, ताकि एक तरीके से उनके जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना फेस करें। एंड इसकी मैम फिर वही हमें जो एग्जांपल है वो बैरियर टाउन की तरफ से मिल जाती है कि हर बैरियर टाउन के अंदर उनका एक अपना इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उनका एक अपना डेंटल क्लिनिक है, कि जो बैरियर टाउन की तरफ से ही है, ताकि उनके जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो एज कम्पेयर टू किसी और हॉस्पिटल जाने के बजाय वो बैरियर टाउन के ही हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि वो उनके ये कहते हैं उनके घर से बिल्कुल चंद मिनट के फासले के ऊपर है। वो इजीली बाय वॉक के थ्रू भी जा सकते हैं, वो आराम से एम्बुलेंसेस को भी कॉल कर सकती हैं, ना कोई एम्बुलेंस का एक तरीके से प्रॉब्लम होगी, ना हमारे पास लेट सपोज कोई डेथ देखने को मिलेगी जो कि खुदा ना खास्ता लिखी हो सकती है। फिर मेरे समावत का क्वेश्चन है कि इनिशिएटिव लाइक द यूरोपियन अर्बन इनिशिएटिव, अच्छा EUI, focus on innovation, knowledge sharing and capacity building, but here even good projects often fail after launch due to poor maintenance, corruption or lack of local ownership, e.g. solar lights being stolen, parks turning into garbage dumps. Do such programs also include accountability mechanisms and maintenance framework? If not, how do we move beyond just sharing ideas to ensuring truly benefit कम्युनिटीज इन द लॉन्ग रन? अच्छा, तो अगर मैं आपको बताऊं समावेश, तो इसके अंदर हमारे पास वो यूरोपियन यूनियन के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर कहते से ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है। लाइक दे विल शो द होल रिजल्ट्स, इवन नॉट द होल रिजल्ट्स, तो दे विल शो अराउंड 95% ऑफ द होल रिजल्ट्स टू देयर पब्लिक, ताकि क्योंकि पब्लिक का पैसा है यूरोपियन यूनियन के पास, एंड यूरोपियन यूनियन ने पब्लिक के ऊपर ही लगाना है ताकि पब्लिक वहां पे ही रहे, rather than commuting या rather than going towards different nations and towards different countries. अब जब यूरोपियन यूनियन एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी दिखाएगी तो वो अपने आप को अकाउंटेबल भी ठहराएगी। लेट सपोज कि वो ये कहेगी कि इवन उनका एक लेट सपोज उनका एक प्रोजेक्ट है, वहां पे वो खराब आ गए, या वहां पे उनका जो एक तरीके से आप कह लें वो प्रोग्रेस जो उन्होंने वादा किया था, लेट सपोज वो वहां से उनकी प्रोग्रेस कम हो गई है, तो वो अपने आप को आप कह रहे हैं अकाउंटेबल ठहराएंगे। वो ये बताएंगे कि कौन सा जो हमारे पास डिपार्टमेंट था वहां पे उनके प्रॉब्लम देखने को मिली है, एंड वो ये भी बताएंगे कि कहाँ पे उस डिपार्टमेंट के कौन से फेज के ऊपर उस प्रोजेक्ट के हमें मुश्किल देखने को मिली है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जापान के एतबार से। जापान के अंदर देर आर सम कंपनीज लेट सपोज जो कि अगर वो अपनी प्राइसेस हाई करती हैं तो वो पब्लिकली
अपने टेलीविजन के ऊपर आकर अपने पूरे के पूरे जो जापानीज लोग होते हैं वहां पे आके माफी मांगते हैं। क्यों? क्योंकि दे थिंक लाइक कि दे हैव ब्रोकन या दे हैव बिट्रेड द ट्रस्ट ऑफ देयर पीपल, ऑफ देयर कम्युनिटी पीपल। अब जब उन्होंने वो प्रॉपर्ली पब्लिकली आके माफी मांगते हैं टेलीविजन के ऊपर, तो इससे ये होता है कि दे आर शोइंग द सिंपैथी कि हम इस मुश्किल दौर में आपके साथ हैं। लेकिन क्योंकि लेट्स सपोज हमारे पास जो आपका क्या इन्फ्लेशन रेट बढ़ चुका है, तो वी ऑल्सो हैव टू इंक्रीज द प्राइस, सो प्लीज कॉपरेट विद अस। एंड जब एक तरीके से उनकी प्रॉपर्ली हायर अप्स होते हैं, वो पब्लिकली आके माफी मांग रहे हैं, तो इससे ये होता है कि जापानीज लोगों के दरमियान में और उनकी जो हायर अप्स हैं उस कंपनी के, वो खला नहीं रहता। एंड वो ये कहते हैं कि नो, वी डू नॉट फील लाइक बिट्रेड एंड वी विल स्टिल बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेम कंपनी। ये है एक तरीके से जापानीज जापान के थ्रू एग्जाम्पल। यूरोपियन यूनियन के अंदर लें तो यूरोपियन यूनियन में भी यही चीज होती है, लेकिन थोड़े से कम पैमाने के ऊपर होती है, थोड़े से कम पैमाने के ऊपर। जापान नो डाउट इसके अंदर सबसे पहले आता है और सबसे ज्यादा अच्छा है। और मेंटेनेंस फ्रेमवर्क्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी होते हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान में, इंडिया में, श्रीलंका के अंदर जहां जहां करप्शन देखने को मिलती है, कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, इवन आपको डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी करप्शन देखने को मिलती है, लेकिन वहां पे वो जो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म होता है या मेंटेनेंस का फ्रेमवर्क होता है, उसके अंदर वो करप्शन को बहुत ज्यादा नहीं करते। लाइक दे विल, देयर आर पीपल इन डेवलप्ड नेशंस जो जो कि करप्शन करेंगे, बट दोज पीपल विल डू द वाइट कॉलर करप्शन, नॉट द होल करप्शन। के आपका प्रोजेक्ट आया, उसमें से आपने 10% सिर्फ प्रोजेक्ट पे लगाया, 90% अपनी जेबों में रखा, वो करप्शन करेंगे। लेट सपोज वो करप्शन करेंगे, लेकिन वो एक तरीके से 95% अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे, एंड वो जो 5% की करप्शन है, उसके अंदर भी वो पॉइंट्स के अंदर अपने पास रखेंगे, बाकी पॉइंट्स के अंदर अपनी टीम्स वगैरह के अंदर डिवाइड कर देंगे। दिस इज हाउ द करप्शन इज बीइंग डन in the developed countries, but those files remain classified and they are not shown. लेकिन एक तरीके से जो वो 95% लगाते हैं अपनी आवाम के ऊपर, उसके ऊपर वो प्रॉपरली हक रखते हैं, उसके ऊपर अगर कोई गलती आती है तो दे themselves held accountable, वो ये अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हमने गलती क्यों की इस चीज के ऊपर। और मैम आपने कहा था कि हाउ डू वी मूव बियॉन्ड जस्ट शेयरिंग आइडियाज टू ensuring that projects are sustained and truly benefit communities in the long run. We have to ask the higher ups कि लेट्स सपोज आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर एंड यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, तो वी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। हम लोग आपके पास आए इन द, जब आपकी लाइक लेट्स सपोज आपकी पब्लिक गैदरिंग्स होती हैं एंड आप पब्लिक के सामने आते हैं, तो आप एक खिताब करते हैं एंड आप कहते हैं कि लेट्स अगर कोई सवाल है तो आप हमसे करें। तो विदाउट बीइंग डरे हम आपसे वो डायरेक्ट सवाल करें, एंड जब आपसे डायरेक्ट सवाल करेंगे तो तब चूंकि आप उस वक्त हाईलाइट के ऊपर होंगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, द कैमराज विल बी टुवर्ड्स यू। जस्ट मैं आपको एक सिनेरियो दे रहा हूँ, तो यू विल नॉट बी एबल टू, क्या कहते हैं उसको, एस्केप फ्रॉम अ नैरो पैसेज। आपको वो सवाल का जवाब देना पड़ेगा, एंड अगर तो वो झूठ हुआ तो आपको पता है आपको आवाम पकड़ लेगी, आपका झूठ झूठ ही रहेगा। सो इसलिए यू हैव टू स्टे ऑनेस्ट। दूसरी बात यह है कि हमें करप्शन खत्म करनी पड़ेगी, करप्शन खत्म करेंगे हमारे इसके लिए भी मैं ये कहूँगा कि हमारे जो जुडिशियल सिस्टम है उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब तक हमारे जुडिशियल सिस्टम इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होंगे, तो उनके अंदर आप कह लें इन्फ्लुएंस कोई अगर नहीं दिखाएगा, लाइक हमारे जुडिशियल सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए कि वो बिना किसी के दबाव के अपना फैसला सुना दें, तब आपकी कंट्री के अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, आपका कंट्री थ्राइव करेगा सस्टेनेबल एतबार से, इकोनॉमिक एतबार से, सोशल एतबार से, इन्वायरमेंटल एतबार से। जुडिशियल सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। और इट विल टेक एटलीस्ट अ डेकेड, एटलीस्ट अ डेकेड। और डेकेड भी मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट अ डेकेड अगर आप सब कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। एंड मोस्टली जब मैं सुनता हूँ यहाँ पे लोगों को कि मैं एक सवाल मैं सबसे करता हूँ, एंड आई रियली आस्क दिस क्वेश्चन टू देम, लाइक विल यू बी गोइंग बैक टू पाकिस्तान। एंड मुझे 100 में से लाइक 90% लोगों का, 90 तो नहीं, मैं कहूँगा 95 लोगों को
लोगों को जवाब सुनने को मिलता है, नो वी विल नॉट बी गोइंग बैक टू पाकिस्तान, वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट टू मूव फ्रॉम चाइना टू वेस्टर्न स्टेट्स। यहाँ अगर हम चाइना में रह लेंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एंड थोड़ा सा मुझे परेशानी होती है कि अगर हम लोग वापस नहीं आएंगे तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लाइक क्लींस द होल एनवायरनमेंट फॉर और सेल्फ एंड और फ्यूचर जनरेशंस। सो दिस इज इट। एयर पोल्यूशन के एतबार से कोई प्रॉब्लम हो, कोई मुश्किल हो, प्लीज पूछ लीजिएगा। माई रिसर्च इज ऑन एयर पोल्यूशन। अभी मेरी रिसर्च स्टार्ट हो चुकी है, इस वजह से थोड़ा सा बिजी था, नहीं बात कर सकता था उस वक्त आप लोगों से। सॉइल पोल्यूशन के अगर कोई मामले में कोई रिसर्च के लिए मदद चाहिए हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थोड़ा सा सॉइल पोल्यूशन का भी बैकग्राउंड है मेरे पास, बिकॉज इन माई बैचलर्स आई डिड माई रिसर्च ऑन सॉइल पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के ऊपर इतना ज़्यादा कमांड नहीं है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड आई विल गिव यू सम ऑफ द लिंक्स दैट आई हैव ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने अपनी बैचलर्स के अंदर वाटर पोल्यूशन के ऊपर काम किया था, एंड नाउ दे आर वर्किंग इन वाटर पोल्यूशन, बट वो बाहर काम करें मास्टर्स के अंदर, एंड दे आर लाइक इरास्मस मंडस के स्कॉलर्स। तो ये चीज़ है। एयर पोल्यूशन के ऊपर आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। अगर आप लोगों ने सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स में आना है, इस फील्ड के अंदर एंटर होना है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अपने EIA के अंदर जो आपका बैचलर्स के अंदर कोर्स पढ़ाया जाएगा, लेट सपोज आपको, आप उसको स्ट्रांगली अच्छी तरीके से पढ़िएगा। EIA का कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत, आपके लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा अगर आप सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के इस फील्ड के अंदर एंटर होना चाहते हैं। एंड अगर आप ग्रेजुएट्स हो चुके हैं तो ज़रूर निबोश करिए, आयोश या ओशा करें, और निबोश के साथ साथ आप करें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी लेवल 7। ये जो सर्टिफिकेशन हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेंगी फॉर गेनिंग द जॉब इन द मिडल ईस्टर्न रीजन, बेसिकली द गल्फ कंट्रीज, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एंड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग के अंदर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम बात कर रहे होते हैं। सो ये चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टुडे सेशन, लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल इंशाल्लाह टुमारो। अपना ध्यान रखिएगा, खुदा हाफिज, शब बखैर, ध्यान रखिएगा।